सो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टॉपिक, मतलब जितने टॉपिक्स है ना उसमें से ये सबसे छोटा टॉपिक है, जो कि 2 पेज में एंटायर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। इसमें क्या क्या लिखना है? कंसेप्ट लिखना है, चेकलिस्ट का इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, दैट्स इट। ठीक है, उतना एनफ होता है आपके चेकलिस्ट के लिए। सो चेकलिस्ट क्या होता है ना? चेकलिस्ट एक इवैल्यूएशन टूल है, मतलब मूल्यांकन के लिए एक टूल चाहिए, एक आपको ये ऐसा यंत्र चाहिए जिसके थ्रू आप इवालुएट कर सको, अगर हिंदी में बोला जाए तो मूल्यांकन के लिए जो यंत्र का आप व्यवहार कर रहे हो तो उसको हमने क्या बोल लिया? चेकलिस्ट बोल लिया। इंग्लिश में बोले तो दैट इज कॉल्ड इवालुएशन टूल। सो व्हाट इज ए चेकलिस्ट इन एजुकेशन? एजुकेशन में चेकलिस्ट का मतलब क्या होता है? नहीं, ये चेकलिस्ट इज अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशनल जॉब एड यूज टू रिड्यूस द फेल्यूर बाय कंपेंसेटिंग फॉर द पोटेंशियल लिमिट ऑफ ह्यूमन मेमोरी एंड अटेंशन। आपको बोल दूं कि आपके दिमाग में सोचो, जो आइडियाज़ हमें नहीं चाहिए, आपके दिमाग में सोचो अभी कि फुल ऑन आइडियाज़ प्रेजेंट है, बहुत सारे आइडियाज़ है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके बहुत सारे आइडियाज़ प्रेजेंट है। सपोज एक न्यू सिचुएशन आता है जो कि नीड करता है इनमें से 12, 7, 8 एंड 28। अभी बोलो 28 इन आइडियाज़ में प्रेजेंट है क्या? नो, इट इज़ नॉट देयर। तो ये तो प्रेजेंट यहाँ पे है नहीं। सो हम क्या करेंगे बताओ? इतना 12 एंड 7 को छोड़ के बाकी सारे आइडियाज़ को दिमाग से क्या करेंगे? चेकलिस्ट के थ्रू चेक करते हुए चलेंगे कि ये चाहिए क्या? नो। ये चाहिए क्या? नो। ये चाहिए क्या? नो। नो नो करते हुए, क्रॉस करते हुए चलेंगे एंड डिलीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, एंड लास्टली ऐड करें और एक नंबर को या दिमाग में आइडिया को, दैट इज 28। तो ये होता है एजुकेशनल पर्पस के लिए चेकलिस्ट। आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बट आपके नीड के अकॉर्डिंग आप आइडियाज़ को क्या कर रहे हो? चेक कर रहे हो कि ये आइडियाज़ काम आएगा क्या, ये आइडियाज़ काम आएगा, या ये इस आइडिया को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसे हम लोग 1 बाय 1 चेक करते हैं, इसलिए इसको चेकलिस्ट बोला गया है। ठीक है, चेकलिस्ट बोला गया है। तो हम ये क्या कर सकते हैं ना, ह्यूमन के जो मेमोरी और अटेंशन पावर है उसी में ही ये चीज़ होता है, तो इसलिए उसका ही यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट देखो, इट हेल्प्स टू एंश्योर कंसिस्टिंग एंड कंप्लीटनेस इन कैरिंग आउट ए टास्क। एक टास्क को कैसे हम कंप्लीट करें और उसमें क्या क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली अभी मैंने बोला। अच्छा, आप कुकिंग कर रहे हो, कोई एक नया डिश बना रहे हो और क्विज़न बना रहे हो, तो आप क्या करते हो? उसके रिलेटेड जितने भी आइटम्स है पहले उसको नोट डाउन करते हो एक पेपर में। ये आइटम चाहिए, यस, ये आइटम, यस, नो, यस, ऐसे करके आपने टिक करते हुए चला। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड चेकलिस्ट। ये चेकलिस्ट क्यों बना था? उस क्विज़न को जैसे प्रॉपरली एग्जैक्ट अमाउंट में सब कुछ दे के बना सके, इसलिए बना था। मतलब एक कैरिंग आउट ए टास्क, एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो प्रॉपर है कि नहीं, कंप्लीटनेस में है कि नहीं, वो कंसिस्ट करता है कि नहीं, वो क्विज़न देख लो, उसके बाद करो। तो चेकलिस्ट के थ्रू इसको हम चेक करते हैं। ए बेसिक एग्जाम्पल इज टू डू लिस्ट। देखो, चेकलिस्ट बनाने का बेसिक एग्जाम्पल होता है, पहले लिस्ट बनाओ उसके बाद चेक करना है। तो पहले लिस्ट बनाओ उसके बाद चेक करना है। ए मोर एडवांस चेकलिस्ट व्हिच लेज आउट टास्क टू बी डन अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ ए डे और अदर फैक्टर्स। एक अच्छा एडवांस चेकलिस्ट क्या होता है? जो टास्क आपको करना है उसके लिए पहले से ही आइडियाज़ को और आइटम्स को सेट कर लेना, उसके बेसिस पे ही पहले एक लिस्ट बना लेना, एंड अकॉर्डिंग टू दिस आप क्या करोगे? एक के बाद एक को अप्लाई करते चलोगे। ये प्रेजेंट है, देन टास्क को आप परफॉर्म करोगे। इफ नहीं है तो उसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, एलिमिनेट करेंगे। इतना ही चीज़ बार बार रिपीट किया गया। द चेकलिस्ट कंसिस्ट ऑफ ए लिस्ट ऑफ आइटम्स। देखो अभी बोला था लिस्ट ऑफ आइटम्स रहेगा विथ ए प्लेस टू चेक। उसके साथ एक देखो ऐसा मेरा लिस्ट है, लिस्ट में ये क्या होगा? आइटम्स नेम, जो भी आइटम्स गिवन है ये क्या होगा? जहाँ पे आप चेक करेंगे येस एंड नो में, तो यहाँ पे बॉक्स जैसा रहेगा। देखो प्लेस टू चेक बोला गया, प्लेस टू चेक ये हमारा प्लेस है जहाँ पे चेकिंग करना है, रेटिंग स्केल देना है। सपोज नंबर 1 आइटम प्रेजेंट है, टिक। नंबर 2 आइटम एब्सेंट है, नो। नंबर 3 आइटम प्रेजेंट है, टिक। नंबर 4 एब्सेंट है, नो। तो ऐसा हम मेंशन करते हैं येस नो में। ठीक है, पर्पस ऑफ चेकलिस्ट, पर्पस क्या है? द मेन पर्पस ऑफ चेकलिस्ट इज टू कॉल अटेंशन टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन टू सी दैट नथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस इज ओवरलुक्ड। आप क्या कर रहे हो? एक चेकलिस्ट क्यों बनाते हो? आपके नज़रिए से अगर आप देखो, एक काम को करने के लिए जितना चीज़ें चाहिए उसके लिए हम चेकलिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बना लेते हो, उसके बाद 1 बाय 1 चेक करते हो। सपोज उनमें से कोई चीज़ इतना प्रेशराइज्ड हो जा रहा है कि हम चेक नहीं कर पाए ड्यू टू द हैवी अमाउंट और द ह्यूज नंबर्स। बहुत
बहुत ज़्यादा नंबर होने के कारण, मतलब बहुत ज़्यादा आइटम्स होने के कारण से हम उसको चेक नहीं कर पाए। सो हम क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे एक आध चीज़ों को? नहीं, छोड़ने से नहीं होगा, इसलिए जैसे ओवरलुक ना हो जाए, कहीं पे दब ना जाए, इसलिए एक लिस्ट बनाया जाता है एक के बाद एक प्रॉपर चीज़ों को देखने के लिए और एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, ये है पर्पस। अभी देखो, रिस्पॉन्स टू द चेकलिस्ट आइटम्स आर लार्जली अ मैटर ऑफ फैक्ट, नॉट ऑफ जजमेंट। हम जजमेंट नहीं देते यहाँ पे, रिस्पॉन्स मतलब एज ए रिस्पॉन्स आप क्या करोगे, आइटम्स का जजमेंट दोगे, बट यहाँ पे जजमेंट ना देके क्या किया जाता है ना, रिस्पॉन्सेज टू द चेकलिस्ट आइटम्स आर लार्जली अ मैटर ऑफ फैक्ट, नॉट ऑफ जजमेंट, एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल इन गैदरिंग फैक्ट्स फॉर एजुकेशनल सर्वे। सो ये क्या करता है ना, ये इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल, एक इम्पॉर्टेंट टूल है। किस लिए ना, आप जब लिस्ट बनाते हो तो इन्फॉर्मेशंस का गैदरिंग करते हो या फिर फैक्ट्स को जानते हो, तर्क संबंधित जो भी गुण होते हैं या फिर जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है उसी को आप एकत्रित करते हो। तो इसीलिए ये एक सर्वे टाइप का है। जैसे आप सोच लो, जनगणना सुने हैं, जनगणना, पॉपुलेशन सेंसस, काउंटिंग होता है। यस मैम। यस, उसमें देखा होगा आपने, एक लिस्ट पूरा लेके आते हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, यस इतने हैं, उस पर टिक करते हैं, फिर कितने लोग गवर्नमेंट जॉब होल्डर हैं, कितने लोग प्राइवेट में हैं, कौन से कितने बच्चे हैं और स्कूल कितने लोग जाते हैं, क्या उनका ऑक्यूपेशन है, क्या घर के महिलाएं क्या करती है, हाउसवाइफ है। तो इतना जो देखो कितने कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गए हैं, उसके बेसिस पे यस नो पे कितने आंसर्स रेस्पॉन्सेस मिल गए। तो जो रेस्पॉन्स मिले, एक्चुअल रेस्पॉन्स कौन से फॉर्म में था ना, फैक्चुअल, फैक्ट के बेसिस पे था, इंफॉर्मेशन के बेसिस था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसलिए इसको हमने सर्वे के लिए यूज़ किया है। अगर एजुकेशन में यूज़ किया तो एजुकेशनल सर्वे बोलोगे, अगर नॉर्मल सर्वे पे यूज़ किया तो नॉर्मल सर्वे होगा, पॉपुलेशन सर्वे बोल दिया तो पॉपुलेशन सर्वे का हो जाएगा। अभी चलो आगे, यूज ऑफ चेकलिस्ट। चेकलिस्ट कहाँ कहाँ यूज होता है, देखो, चेकलिस्ट इज यूजफुल इन एजुकेशनल फील्ड इन द फॉलोइंग वे। बहुत सारे वे से यूज हो सकता है। अभी देखो कैसे करते हैं ना, एजुकेशनल ओके, एजुकेशनल जो सर्विस होता है उसमें क्या कहते हैं, टू कलेक्ट एक्ट्स फॉर एजुकेशनल सर्विस। एक्ट्स मतलब यहाँ पे जो भी आइडियाज़ चाहिए, डाटा चाहिए और कौन से टास्क करना है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। टू रिकॉर्ड बिहेवियर इन ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में रिकॉर्ड करने के लिए बिहेवियर को, कि सपोज देखो आप एक टास्क में इन्वॉल्व है एंड आपका बिहेवियर कैसा है, हाउ टू बिहेव इन दिस टास्क और हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ बिफोर दिस टास्क, तो वो सब भी चेक करने के लिए आपको क्या चाहिए ना, आपको चेकलिस्ट चाहिए। टू यूज़ इन एजुकेशनल अप्राइजल, अभी मैं अप्राइजल का टर्म बोल रही थी। अप्राइजल वन काइंड ऑफ फॉर्म होता है जहाँ पे फीडबैक दिए जाते हैं बच्चों के नेचर के अकॉर्डिंग, टीचर्स के नेचर के अकॉर्डिंग, यहाँ पे फीडबैक होता है। मैं अप्राइजल फॉर्म आपको दिखा दूंगी, नेक्स्ट भेज दूंगी आपको अप्राइजल फॉर्म्स कैसे होते हैं, या फिर गूगल में अगर सर्च भी मारोगे ना तो अप्राइजल फॉर्म समहाउ क्या होता है, एक पर्सन का पूरा डाटा ए टू जेड जानने के लिए एक फॉर्म बनता है, जहाँ पे आपके क्वालिफिकेशन, आपका घर, एड्रेस जैसे फॉर्म होते हैं ना वैसे ही होते हैं। उसको हम यस नो में अगर फिलअप करें या रेस्पॉन्सेस के साथ, तब उसको हम चेकलिस्ट बोलते हैं। तो अप्राइजल, एजुकेशनल अप्राइजल मतलब एजुकेशंस में यूज़ होगा। स्टडीज़ ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स, अगर स्टडीज़ ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स बनाना है तो प्रॉपरली कैसा होगा, कितने अमाउंट में क्या लगेंगे, सब कुछ का एक बनेगा लिस्ट। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में भी वही है। प्लान, टेक्स्ट बुक्स, प्लानिंग करना या टेक्स्ट बुक्स बनाना। टेक्स्ट बुक बनाने के लिए भी याद करो, फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ था टेक्स्ट बुक रिलेटेड, एंड फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है टेक्स्ट बुक रिलेटेड, जहाँ पे मेंशन था कि टेक्स्ट बुक बनाने के लिए क्या क्या करना है और टेक्स्ट बुक में कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो उसी कैरेक्टर के बेसिस पे यस नो में वहाँ पे आंसर्स होता था। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स, सपोज किसी को आप इंस्ट्रक्शंस और डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो तो कैसा होगा, यस नो में क्या आंसर दोगे, वो सब रहा। एंड आउटकम्स, किसी चीज़ का रिजल्ट जानने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, लिस्ट बना सकते हो कि ये प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स हैं, इसके बेसिस पे यस नो पे आपको क्या करना रहता है, आंसर्स देने रहते हैं। तो ये चेक लिस्ट है। टू रेट द पर्सनालिटी, किसी का पर्सनालिटी जज करना तो है, यूज़ कर सकते हो। टू नो द इंटरेस्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट ऑल्सो, किसी पर्सन का सब्जेक्ट में कितना नॉलेज है या इंटरेस्ट है वो भी अगर जानना है तो आपको ये कर सकता है। एक दो टेस्ट का नाम बोलती हूँ, चेकलिस्ट का नाम बोलती हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा इंक ब्लॉट टेस्ट, बहुत सारे आर्मी अल्फा टेस्ट, जो कि टेस्ट होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन को जानने के लिए। तो वैसे यहाँ पे चेकलिस्ट के लिए भी दो टाइप के टेस्ट होते हैं, कूडर्स इंटरेस्ट इन्वेंटरी एंड स्ट्रॉन्ग्स इंटरेस्ट ब्लैंक। कूडर्स इंटरेस्ट इन्वेंटरी एंड स्ट्रॉन्ग्स इंटरेस्ट ब्लैंक आर ऑल्सो चेकलिस्ट, ये दोनों भी चेकलिस्ट ही हैं।
अभी देखो हिंट्स ऑन कंस्ट्रक्टिंग चेकलिस्ट, चेकलिस्ट बनाने के लिए क्या क्या हिंट्स चाहिए देखो। तो आइटम्स इन द चेकलिस्ट में बी कंटिन्यूअस और डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड आइटम्स। तो यहाँ पे चेकलिस्ट में जो आइटम्स मेंशन्ड होंगे या फिर जो आप चाहते हो कि चेकलिस्ट में ग्रुप ऑफ आइटम्स प्रेजेंट है, उसको हम क्या कर सकते हैं ना, सपोज देखो जैसे आपके पास बुक्स हैं, ठीक है, पहले आपके पास तो बुक्स हैं, तो बुक्स हैं तो बुक्स के आगे टिक कर लेते हैं। अभी बुक्स के अंदर कौन से टाइप का बुक्स है, एक है आर्ट्स का बुक्स है, आर्ट्स ग्रुप भी प्रेजेंट है, साइंस ग्रुप भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो दो बॉक्स और बन गए। अभी एक और टिक किया, एक नो किया कि आपके पास कौन सा है। फिर आर्ट्स के अंदर भी आपको सेवरल टाइप्स ऑफ बुक्स मिलेंगे, साइंस के अंदर भी सेवरल टाइप्स ऑफ बुक्स मिलेंगे, उसमें भी कुछ प्रेजेंट है कुछ नहीं है। तो देखो ये मेन ब्रांच, इसके अंदर सब ब्रांचेस, उसके अंदर भी सब ब्रांचेस, तो इसके अकॉर्डिंग बोला गया डिवाइडेड इनटू, देखो चेकलिस्ट में भी कंटिन्यूअस और डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड आइटम्स, उसी से रिलेटेड है बट छोटे छोटे अंदर अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है। आइटम्स वुड बी अरेंज्ड इन कैटेगरीज एंड द कैटेगरीज इन द लॉजिकल और साइकोलॉजिकल ऑर्डर। जो भी आइटम्स प्रेजेंट हैं उसको हम अरेंज करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, एंड द कैटेगरीज इन ए लॉजिकल और साइकोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब आप बोल सकते हो जैसे आपको लॉजिक चाहिए, जो भी लॉजिक चाहिए उस बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो सारे चेकलिस्ट के आइटम्स को या फिर थॉट्स को, या फिर नॉर्मली आप लिख सकते हो कैटेगरीज में, डिफरेंट कैटेगरीज में, ओके। टर्म्स यूज्ड इन द आइटम्स शुड बी क्लियरली डिफाइंड, यहाँ पे जो भी टर्म्स यूज कर रहे हैं वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, ओके। जो भी आइटम्स लिख रहे हो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। चेकलिस्ट शुड बी कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव इन नेचर, मतलब सोचो चेकलिस्ट एक इवैल्यूएशन टूल है और ये कंटिन्यूअस भी है, कम्प्रीहेंसिव इन नेचर है, तो ये टोटल क्या बन गया बताओ, सीसीई बन गया। फिर से कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन के लिए भी चेकलिस्ट का यूज किया जाता है। ए पायलट स्टडी मतलब लीडिंग कैपेसिटी डेवलप करना, लीडरशिप कैपेसिटी जिसमें डेवलप होता है वैसा स्टडी जो लीड आउट कर सके, तो उसके लिए भी स्टैंडर्डाइज्ड बनाया जाता है या स्टैंडर्ड चेक किया जाता है। चेकलिस्ट कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन 4 डिफरेंट वेज बाई अरेंजिंग आइटम्स इन डिफरेंटली, 4 डिफरेंट वेज में बना सकते हैं इसके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। अच्छा चेकलिस्ट का मेरिट्स देख लो, किस में यूज करेगा, स्टूडेंट्स कैन मेजर देयर ओन बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ चेकलिस्ट, बच्चे अपना बिहेवियर कैसा है नहीं है उसके लिए भी इसका यूज कर सकते हैं एंड उसके थ्रू अपने बिहेवियर को जज कर सकते हैं। इजी एंड सिंपल टू यूज एंड फ्रेम द टूल, बहुत ही इजी एंड सिंपल होता है। वांटेड एंड अनवांटेड बिहेवियर्स कैन बी इंक्लूडेड, दोनों टाइप के बिहेवियर यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं, अनवांटेड भी एंड अनवांटेड भी, जो चाहिए अनिवार्य है, जो नहीं चाहिए वो भी। पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट कैन बी चेक्ड, इसमें पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट पॉसिबल हो सकता है। लिमिटेशंस ऑफ चेकलिस्ट देखो, लिमिटेशंस मतलब क्या बोलो तो, जितना आपको एक बाउंड्री में रख देता है, लिमिटेड कर देता है। सो ओनली द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द एबिलिटी कैन बी टेस्टेड, इसमें क्या होता है ना, एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ द एबिलिटी टेस्ट किया जा सकता है। येस और नो टाइप जजमेंट कैन ओनली बी गिवन, यस। Ma'am, limitation means sometimes disadvantage also, na? Disadvantage also. Limitations means that is the no maximum boundary. Boundary level is so small. That means disadvantage. एडवांटेज में नहीं आएगा, डिसएडवांटेज में आएगा, ठीक। चलो यहाँ पे जितने भी जजमेंट दे रहे वो किस बेसिस पे दे रहे बताइए, यस नो। रेस्पॉन्सेस क्या था, टिक क्रॉस, यस और नो में दे सकते, टिक क्रॉस में भी दे सकते हो। जो सही है सही देंगे, यस बोलेंगे, जो गलत है उसके लिए नो यूज़ करेंगे। हाउ मच कैन नॉट बी टेस्टेड थ्रू द चेकलिस्ट, मतलब ये होता है कि चेकलिस्ट के थ्रू सारे पर्सनालिटीज़ को आप जज नहीं कर सकते, या चेकलिस्ट के थ्रू सारी चीज़ों का आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल सकता। अभी देख लो एडवांटेज, यहाँ पे एडवांटेज को बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखा गया है। क्विक एंड इजी टू इम्प्लीमेंट, बहुत इजी है कि नहीं बताओ, चेकलिस्ट, एक लिस्ट बनाओ एंड उसके थ्रू चेक करते रहो कौन सा टास्क हुआ है कौन सा नहीं हुआ है, कौन से आइटम्स प्रेजेंट है नहीं है उस टास्क के अकॉर्डिंग और गिवन टास्क के अकॉर्डिंग। तो ये क्विक होता है, बहुत ही जल्दी होता है और ईजी टू इम्प्लीमेंट। प्रोवाइड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, हम कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, स्पेसिफिक निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसके लिए जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो फैक्चुअल नॉलेज चाहिए वो प्रोवाइड कर सकते हैं। can point towards a trend of how and when skills have been acquired by the student as well as the group of students, इसके थ्रू हम पॉइंट कर सकते हैं एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग, मतलब एक ट्रेंड होता है ना, जो चीज़ नया है बट हर कोई यूज़ करता है, वैसा कि इसमें जान सकते हैं कितना बच्चा कर सकता है और कौन सा स्किल सीख सकता है और ग्रुप ऑफ बच्चे भी सीख सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। ये चेकलिस्ट है, कुछ समझ आया चेकलिस्ट में, बहुत ईजी कंसेप्ट है, क्विक एंड ईजी है,
बच्चों Yes, के ma'am. स्किल्स हो गए, बच्चों के Yes, एजुकेशनल ma'am. पर्सनालिटीज हो गए, उसको जज करने के लिए होता है. दिस टॉपिक इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर ओस्टेड और सीटेड बेस्ट और अदरवाइज एनी टाइप ऑफ टीचिंग जॉब्स ऑल्सो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. बट चेकलिस्ट एक टाइप का क्या होता है ना, छोटा सा चेकिंग किया जा रहा है, तो चेकिंग के लिए जो यूज़ कर रहे हो तो वो होता है चेकलिस्ट. चेकलिस्ट में आइटम्स होते हैं एंड आइटम्स को हम जज करते हैं. जज यहाँ पे येस और नो रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग होगा या ट्रू और फॉल्स और टिक और क्रॉस के अकॉर्डिंग होगा. इतना माइंड में रखना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक में चलता है. क्वेश्चन तो स्टूडेंट को हमने बोला लिखने के लिए, ठीक है. अभी देखो उसके बाद सोशियो मेट्रिक टेक्निक भी हम लोग पढ़ चुके थे, जिसको सोशियोग्राम भी बोलते हैं. इंडिविजुअल्स के अंदर जो रिलेशनशिप है उसको जानने के लिए हुआ था. ठीक है, अभी आएंगे कुछ टॉपिक्स. 3 टॉपिक यहाँ पे गिवन है, सोचो. और एक चीज़ बता दूं, एडीयू एंड वाईव्यू स्टूडेंट के लिए सिलेक्टिव्स तो दे दूंगी, उसके साथ ये चीज़ है 4 यूनिट्स बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो. ठीक है, 5th यूनिट में बस मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चंस है. ठीक है, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस है, 1-2 पेजेस का, 1-2 पेजेस का. 1 डे तो बैठेंगे. ये संडे हम लोग 5th यूनिट का कंप्लीट करेंगे जितना हो सकेगा. 50% तो कंप्लीट करेंगे एंड छोड़ेंगे. ठीक है, संडे मंडे के अंदर, मंडे तो नहीं है क्लास बट संडे के अंदर ट्राई कर रहे हैं. बाकी ये चीज़ है जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं मैक्सिमम फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 यूनिट से जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस दूं उसको मतलब पूरा कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है. जैसे आए तो आप सॉल्व कर सको, इसको बोल सको. एंड कुछ क्वेश्चन जो मैथ्स के दिए यूनिट 4 से उसको भी कर लेना है, ताकि वो मार्क फेचिंग क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बाकी जो भी रेस्ट रह गया वो सारे शॉर्ट है, वो सारे शॉर्ट है. और आपको पता है ना ये कितने मार्क का पेपर है, एएनयू एंड वाईव्यू कितने मार्क्स का पेपर है, बताया था बदलो, कितने मार्क्स का पेपर है? हाँ 40 marks, ma'am. 40 40, ma'am. ओनली 40 है. तो 40 में लॉन्ग क्वेश्चन कितना आएगा? 2 आएगा, 1 लिखना है ना, एनी 1 लिखना है आउट ऑफ 2. Ma'am, 1. हाँ बस. Yes, ma'am. तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चंस देखो कैसे बनते हैं. 2 क्वेश्चंस देगा ना, 2 क्वेश्चंस में से ऐसा टारगेट रहता है कि फर्स्ट 3 यूनिट से कोई भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, लास्ट 2 यूनिट से कोई और एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है. मतलब वो 50-50% में आ जाता है. तो इसलिए बोला गया आपको कि फर्स्ट 3 यूनिट से जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन दूँ, मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ही कम लॉन्ग क्वेश्चंस है, 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे बस. और इधर का आपको 2-3 लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेगा, उतने को लॉन्ग क्वेश्चंस में ही कर लेना है, बाकी सबको शॉर्ट में पढ़ना है. ठीक है, आपको मिल जाएगा, जितना पढ़ चुके हो ना उतना भी करोगे तो उतने में पूरा मिल जाएगा आपको पेपर का नोट्स. मतलब नोट्स भी मिल जाएगा, लिखने के लिए भी हो जाएगा, सारा कुछ क्लियर रहेगा. 5th यूनिट का पूरा शॉर्ट टॉपिक्स है, 1-2 दिन में हम लोग कंप्लीट कर देंगे उसको. चलो अभी 3 टॉपिक्स है, आज 3 टॉपिक्स को कवर अप करेंगे एंड एंड करेंगे. दिस 3 टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट. ये 3 टॉपिक आज हो गया तो कुरुक्षेत्र के साथ आपके क्लासेस एंड हो जाएंगे. ठीक है, ये 3 टॉपिक और बाकी है, प्रोग्रेस रिपोर्ट, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड एंड प्रोफाइल. सो प्रोग्रेस रिपोर्ट होता क्या है, देखो प्रोग्रेस रिपोर्ट का नोट्स ना मुझे बुक में थोड़ा सा ठीक नहीं लगा एंड इसलिए मैंने इजी कर दिया इधर. तो प्रोग्रेस रिपोर्ट है क्या, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट इज एन इन्फो, मतलब इन्फॉर्मेशन देता है, इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट बोल सकते हो. इन्फो रिपोर्ट मतलब इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट, informative report. So a progress report is an informative report that explain what has been, is being and will be accomplished on as long term project or goal. मतलब क्या होने वाला है और किसी का कुछ होने वाला है क्या, कितना क्लियर है, या फिर कोई चीज़ अकॉम्प्लिश्ड हो रहा है, कंप्लीट कर रहे हो कितने टाइम के अंदर वो, या फिर कोई एक गोल कंप्लीट कर रहा है कितने टाइम के अंदर, तो उसको अगर कहीं पे हम लोग लिखते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट. प्रोग्रेस मतलब क्या होता है, अग्रगति होना या फिर आगे बढ़ना, बढ़ते ही जाना. तो किसी चीज़ के बारे में अगर वो कितना बढ़ रहा है, वो पहले ए में था अब वो बी में है, कैसे गया, प्रोग्रेस करते हुए गया, आगे बढ़ते हुए गया. तो इसी का टोटल इन्फॉर्मेशन, ईच चेंजेस जो हो रहे हैं ना पॉइंट में, देखो ए यहाँ से जंप करते हुए इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, फिर इधर आया. सो इतने जो चेंजेस को वो क्रॉस करके जा रहा है. तो ईच पॉइंट को हम लिखते कहाँ पे हैं, डेवलपमेंट के बेसिस पे लिखते हैं एक कार्ड पे, रिपोर्ट कार्ड पे. एंड उस रिपोर्ट कार्ड में बच्चे का प्रोग्रेस डिटेल्स लिखा जाता है, इसलिए इसको प्रोग्रेस कार्ड बोलते हैं या प्रोग्रेस रिपोर्ट बोलते हैं. इसके लिए एक पर्टिकुलर गोल होता है या एकेडमिक सेशन होता है जिसको हम प्रोजेक्ट बोल सकते हैं. उसी प्रोजेक्ट के विद इन एक बच्चे का कितना डेवलपमेंट हो रहा है या क्या क्या उसका ग्रोथ हुआ, उससे जान के लिखने को, इन्फॉर्मेशन लिखने को बोला जाता है प्रोग्रेस रिपोर्ट. It provides information about states of a project or objective prior to competition. देखो ये information किसके लिए देता है ना, कोई भी
स्टेटस ऑफ ए प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट चल रहा है, सपोज सोच लो ना मैं अपना स्कूल का बिल्डिंग बना रही हूँ, तो स्कूल का बिल्डिंग बना रही हूँ तो कितना आज 2023 में मैंने स्कूल का प्रोजेक्ट काम लिया था हाथ में और स्टार्ट किया था, तो तब से देख रही हूँ अभी हो गया 2030, तो ये काम कहाँ तक गया है, नेक्स्ट 2030 तक पूरा कंप्लीट हो गया, बच्चे भी पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो देखो स्टेटस चेक करना है, धीरे 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 कैसे भी ग्रोथ हुआ है एंड ग्रोथ होके बच्चे आने लगे और पढ़ने लगे। तो ये जो चेंजेस आप देख रहे हो ना, ये स्कूल बिल्डिंग का है। रिपोर्ट किसका बना है, स्कूल बिल्डिंग का बना रहे हो। तो स्टेटस ऑफ ए प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट का, कोई भी काम का, प्रोजेक्ट मतलब जो चीजें आगे बढ़ते रहती है उसको हम प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, कोई भी काम हो सकता है। ये प्रोजेक्ट का कितना ग्रोथ हुआ है उसे हम जान सकते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट के थ्रू। और ऑब्जेक्टिव प्रायर टू कंपटीशन, कोई कंपटीशन के पीछे कौन से उद्देश्य छुपे हुए हैं उसको भी जान सकते हो। इट कैन टेक नंबर ऑफ फॉर्म डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज नीडेड। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे, इट कैन टेक नंबर ऑफ फॉर्म, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में हो सकते हैं आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट जो कि हमें इंपॉर्टेंट रहते हैं या फिर नीड रहते हैं। फर्स्ट वन कुड बी ब्रीफली ओरल रिपोर्ट ऑफ वीकली और मंथली मीटिंग्स। देखो आपके साथ क्या क्या हो रहा है या क्या क्या आपको नीड है, आप अगर मुझे लिख के ना दे सको तो ओरली बोल सकते हो। सो ये हो गया आपका ओरल रिपोर्ट। पीरियडिक ईमेल्स टू कॉलीग, अगर आपको इन्फॉर्म ही करना है अपने कलीग्स को कि कुछ ऐसा है, इस मंथ पे इतना काम हुआ है और ऐसा ऐसा बाकी है, तो सारे एम्प्लॉयज़ को या कलीग्स को मैं सेंड करूँगा। तो वो हो गया पीरियडिक, ये ओरल था, ये पीरियडिक हो गया इन्फॉर्मेशन देना। फिर क्या आया, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेमोज टू द सुपरवाइज़र। मेमो एक पकड़ाया जाता है सुपरवाइज़र को, कितना काम हुआ है, कितने मिट्टी लगे, कितने सीमेंट लगा, क्या सारा डिटेल्स दिया जाता है, कितना प्रोग्रेस हुआ है। फॉर्मल रिपोर्ट, डायरेक्ट फॉर्मल रिपोर्ट फॉर क्लाइंट और गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए डायरेक्ट फॉर्मल रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं। तो ये सब जो है ना, ये सब आपका क्या है ना, आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट है। प्रोग्रेस रिपोर्ट में कोई एक काम का प्रोग्रेस लिखा जाता है, मतलब एक काम जो हो रहा है तो वो जीरो में ही स्टार्ट हुआ था, जीरो में रह जाएगा क्या, नहीं, वो ऑलवेज डेवलप होता है, डेवलप होता है, डेवलप होता है एंड जीरो से वन तक का मूव किया, फिर वन से ऐसे ही डेवलप होते जाएगा, डेवलप होते जाएगा, डेवलप होते जाएगा, एक दिन 100 भी होगा। सो ये जो मैंने पूरा प्रोग्रेस बोला है ना, इसको प्रोग्रेस रिपोर्ट बोल दिया। ठीक है, 4 टाइप का होता है, ओरल रिपोर्ट, पीरियडिक ईमेल्स और पीरियडिक रिपोर्ट भी बोल सकते हो, फॉर्मल इनफॉर्मल मेमोज एंड फॉर्मल रिपोर्ट फॉर क्लाइंट और गवर्नमेंट एजेंसीज। गाइडलाइंस क्या है, गाइडलाइंस फॉर राइटिंग ए प्रोग्रेस रिपोर्ट। एक प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखने के लिए क्या गाइडलाइंस चाहिए, क्या भी पॉइंट्स चाहिए। तो ऑफन द रीडर इज राइटर सुपरविजन और सुपरवाइजर। तो यहाँ पे जो राइटर है, रीडर इज राइटर्स, जो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ मतलब रीड कर रही हूँ, तो मैं कौन हूँ, रीडर्स हूँ। तो रीडर इज राइटर सुपरवाइजर। आप क्या कर रही हूँ, मैं आपके लिए ना, आपके राइटिंग के लिए मैं सुपरवाइजिंग का काम कर रही हूँ, मैं चेक करूँगी पूरा कि आपने क्या लिखा है, नहीं लिखा है। ठीक है, फिर टू इन्फॉर्म अमाउंट वर्क डन और लेफ्ट, कितना काम हो चुका है और कितना काम बाकी है वो भी इन्फॉर्म करना होता है इस प्रोग्रेस रिपोर्ट में। टोन शुड बी सीरियस एंड रेस्पेक्टफुल। जब आप बात करो ना कोई भी प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करते हुए, तब आपको बहुत ही ज़्यादा अपने मैनर्स के ऊपर काम करना पड़ता है। टोन, आपका जो वॉइस है ना, ऑलवेज क्या होना चाहिए, वेरी पोलाइट एंड काइंड होना चाहिए, सीरियस भी होना चाहिए एंड रेस्पेक्टफुल रहना चाहिए। रिप्रेजेंट राइटर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे राइटर के ऑर्गेनाइजेशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल को। पैटर्न देख लो अभी क्या क्या है ना, पैटर्न, जब भी हम प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाती हूँ तो पहले मेरा हेडिंग रहेगा, सो दैट इज द हेडिंग। अभी हेडिंग में प्रोग्रेस रिपोर्ट बन रहा है ना, तो पहला चीज़ ये है कि डेट मेंशन करना रहता है, डेट मेंशन करना रहता है। फिर टू मेंशन करना पड़ता है, किसको भेजना है। फ्रॉम मेंशन करना है, किसको, आप किससे किसको भेज रहे हो। सब्जेक्ट मेंशन करना पड़ता है कि किस लिए आप लिख रहे हो। ठीक है, सो डेट, द मेमो इज सेंट, डेट में कौन सा डेट होगा, जिस दिन मैं इस रिपोर्ट को सबमिट करूंगी उस दिन का डेट यहाँ पे मेंशन होगा। द मेमो इज सेंट, जिस दिन मेमो भेजा जाएगा उसी दिन का डेट पड़ेगा। टू, नेम एंड पोजीशन एट द रीडर, ऑफ द रीडर, और रीडर का नाम और जो भी पोजीशन है वहाँ पे लिखा जाएगा। फ्रॉम में क्या होगा, नेम एंड पोजीशन ऑफ द रीडर, फॉर्म में भी सेम चीज़ होगा फ्रॉम से। देन अभी देखो सब्जेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट में एक क्लियर फ्रेज दैट फोकसेस द रीडर अटेंशन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द मेमो। अभी देखो मेमो ऐसा होना चाहिए, सब्जेक्ट का मेमो ऐसा होना चाहिए जिसमें जो भी लिखा हुआ बहुत ही क्लियर फ्रेज से लिखा गया हो एंड समझने में ईजी हो। ठीक है, ऐसा सब्जेक्ट गिवन होता है। फिर देखो पर्पस और स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट दे रहे हो, व्हाट डू यू वांट टू टेल,
व्हाट डू यू वांट टू टेल, क्या आप बोलना चाहते हो, यही हमारा पर्पस है। बैकग्राउंड क्या है ना, बैकग्राउंड इन्फो प्रोजेक्ट क्लैरिटी, द बैकग्राउंड इन्फो प्रोजेक्ट क्लैरिटी पर्पस टाइम स्केल और इफ देयर इज एनी अर्लियर प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक है, हम क्या करें, बैकग्राउंड में और कुछ था क्या ना, बैकग्राउंड में पहले से ही ये प्रोजेक्ट पर्पस के बारे में मेंशन था, कोई ऐसा चीज़ मेंशन था क्या जो कि अर्लियर रिपोर्ट से रिलेटेड हो, तो ये सब भी लिखा जाता है। वर्क कंप्लीटेड, कितना काम हो चुका है, कितना काम बाकी है, वो सब भी लिखा जाता है ना। व्हाट वर्क हैज़ डन, कितना काम हुआ है और कौन सा काम हो रहा है, उसके लिए रिपोर्टिंग पीरियडिकल प्रोवाइड किया जाता है। पीरियडिकल मतलब छोटे छोटे अमाउंट में ब्रेक करते हुए डाटा को सेंड करना पड़ता है। एंड देन यूज एक्टिव वॉइस वर्ड्स, जितने भी यहाँ पे वर्ड्स यूज होंगे एक्टिव वॉइस का वर्ड्स यूज होगा, पैसिव नहीं होगा। अरेंज क्रोनोलॉजिकली अरेंज होगा ये, एंड मतलब नंबरिंग के हिसाब से 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा। डिवाइड द सेक्शन इनटू सब पार्ट्स, इसके जो सेक्शंस है उसको हमने डिफरेंट पार्ट्स में अगेन डिवाइड कर दिया। ओके, इतना समझ आया क्या? इजी इजी पोर्शन है। यस मैम। ओके, मतलब चीज ये है, थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ पता है, आई नो दैट, कि यहाँ पे हम प्रोग्रेस, कोई एक काम का कितना प्रोग्रेस हुआ, कोई भी टास्क हो उसका प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, उसके लिए हम WH क्वेश्चंस का ही यूज करेंगे। व्हाट हैज़ डन, और कितना बाकी है, व्हाट अमाउंट वी रेस्ट, कितना बाकी है, कितना करना है, तो वो सारी चीज़ों का ही मेमो यहाँ पे बनता है। इसलिए पहला जो पॉइंट लिखा था कि वहाँ पे क्या आया ना, हम क्या लिखेंगे, हेडिंग कैसे देंगे, उसमें सब्जेक्ट क्या होगा, फिर पर्पस क्या होगा, फिर बैकग्राउंड क्या होगा, एंड वर्क कंप्लीटेड, कितना काम हो चुका है वो मेंशन होगा। जब वर्क कंप्लीटेड आता है तो वहाँ पे ऑलवेज एक्टिव वॉइस वर्ड्स का ही यूज़ होगा, पैसिव वर्ड्स नहीं यूज़ होंगे, एंड इसको अरेंज करना पड़ता है। अभी देखो प्रॉब्लम्स में क्या आया ना, प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड एंड नाउ यू हैव सॉल्व देम। अभी प्रॉब्लम्स आपको पता है, आप क्या करोगे, प्रॉब्लम्स को निकालोगे, एंड इफ येट यू नॉट एबल टू सॉल्व देन टेल द स्ट्रैटेजी। अगर आप अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हो सो वेट करना है किसी के स्ट्रैटेजी के लिए। और सपोज कोई आपको फॉलो करने के लिए बोल रहा है कि इस स्टेप पे कर लो, पहले 1 कंप्लीट करो, फिर 2 देन 3 देन 4 ऐसा कंप्लीट करो, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी के थ्रू ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर मेरा जो मेन पॉइंट था कि बच्चों को पढ़ाई मिले, ठीक है, या बच्चों का ग्रोथ हो, उसको ही जानना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को सॉल्व करना है, सो उस प्रॉब्लम को एनकाउंटर कर लिया। फिर अभी बच्चे को हम क्या करें, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने को ट्राई कर रहे हैं। नीड क्या है, देखो नॉर्मली नीड होता है इम्प्रूव द प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन प्लस रिव्यू। देखो ये प्लस साइन है, हाँ, एंड लिख सकते हो, प्लस साइन भी दे सकते हो। तो इम्प्रूव, इससे मेरा इम्प्रूव क्या हुआ ना, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, एक प्रोजेक्ट को कैसे जज करना है वो हमें समझ आया, एंड प्लस रिव्यू भी दे सकते हो। प्रोवाइड इंसाइट्स और फ्यूचर प्लानिंग, प्रोवाइड इंसाइट्स, किसी के अंदर, मन के अंदर क्या चल रहा है वो आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर, और फ्यूचर प्लानिंग क्या है वो थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, जान सकते हो। मतलब आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि आज से आपने आधा काम देखा एक जगह का, कल तक ये पूरा हो जाएगा, या कल से 2-3 दिन के अंदर ये पूरा हो जाएगा, दैट मीन्स आप पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये प्लानिंग के थ्रू ये लोग अगर चले तो प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, इट फैसिलिटेट्स कोलैबोरेशन, इसके थ्रू कोलैबोरेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कोलैबोरेशन होता है, 1 सेकेंड एडवर्टाइजमेंट आ गया। सो हम यहाँ पे थे कि इट फैसिलिटेट्स कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन मतलब एक साथ मिलजुल के काम करना। सिमिलैरिटीज इन प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है देखना है, फिर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में चले जाना है। सिमिलैरिटीज जानते हो, बैकग्राउंड ऑन द प्रोजेक्ट इटसेल्फ। अच्छा, मैं अगर बोलूँ कि आपका 2 प्रोजेक्ट है एंड दोनों ही सेम टाइम के हैं, ऑब्वियस है ना, उसका बैकग्राउंड भी सेम ही होगा, ऑब्वियस है। डिस्कशन ऑफ अचीवमेंट सिंस लास्ट रिपोर्टिंग। देखो आप एक रिपोर्ट 2 साल पहले सबमिट कर चुके हो और अभी आप क्या कर रहे हो कि उसी अचीवमेंट के बेसिस पे नया कुछ प्रोजेक्ट मिला है उस पर काम कर रहे हो। सो ये क्या हो गया कि लास्ट रिपोर्टिंग से लेके अभी तक का जितना भी डिस्कशन है अचीवमेंट का वो भी इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन ऑफ प्रॉब्लम्स दैट हैव अराइजन, अभी जानते हो और कहाँ पे यूज़ होता है, प्रोग्रेस कार्ड, प्रोग्रेस रिपोर्ट स्कूल्स में बच्चों को देने के लिए। सपोज एक बच्चा पूरे साल कुछ काम नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता, कोई प्रोजेक्ट नहीं देता, कोई सबमिशन नहीं करता, तो उसके चेकलिस्ट में या फिर उसके जो ये रिकॉर्ड में क्या आएगा, जस्ट लाइक ए बिग ज़ीरो। तो ये समझना पड़ता है कि पहले से ये चीज़ हमारे पास प्रेजेंट था, उसको कैसे हम सॉल्व करके, उसको डिस्कशन करके पढ़े और आगे बढ़े, वो सब हम इसके थ्रू जान सकते हैं। डिस्कशन ऑफ वर्क दैट लाइज अहेड, जो आपके लिए आगे लेके जाता है उस चीज़ को, उस वर्क को आप क्या करो, डिस्कशन करो।
assessment of whether you will meet the objectives in the proposed schedule or and budget. तो यहाँ पे क्या होता है कि whether you will meet, अभी सोचो मैंने एक पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाया, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट लिखा है, बट कुछ एग्जाम में क्या होता है असेसमेंट प्रॉपर नहीं होते, तो आप जितना भी पर्पस बना लो, शेड्यूल बना लो, बजट बना लो, तो उसके बाद भी प्रॉपर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सको तो आप सक्सेसफुल हैं, अदरवाइज नहीं. तो असेसमेंट वेदर यू विल मीट द ऑब्जेक्टिव्स इन द प्रपोज शेड्यूल एंड बजट और नॉट. ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रोग्रेस रिपोर्ट. अभी देखो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का आया है, ये क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है, ये प्रोफाइल है. ठीक है, इतना करने से आपको मिल जाएगा, 4th यूनिट तक कंप्लीट हो जाएगा. तो अभी आ जाओ फटाफट से क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड. क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है? अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय क्यूमुलेटिव? ये याद आ रहा है, 1 + 1 + 1 + 1 = 4. ये क्यूमुलेशन है. दैट मीन्स इसको एडिशन बेसिस पे यूज कर सकते हैं. अभी देखो और एक क्या था, आपके पास डाटाज गिवन है. सपोज देखो ये मैं कुछ डाटा दे रही हूँ आपको. ठीक है, एक्स, मैंने एक्स दिया, एफ दिया. ठीक है, एंड बोला कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो. यहाँ पे सोच लो डाटा दिया है 1 2 3 4. ठीक है, फ्रीक्वेंसी सबका गिवन है. 1 का है 10, 2 का है 15, 3 का है 20, 4 का है 8. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है. याद रखना, फर्स्ट के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो वैल्यू है वही रहेगा. ठीक है, सेकंड के लिए क्या है ना, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट का वैल्यू जो है प्लस सेकंड, तो वो करने से सेकंड का डाटा मिलेगा. तो कितना आ जाएगा, 10 + 15 = 25. थर्ड के लिए कितना आएगा बताओ, ये सेकंड के लिए बोला, थर्ड के लिए कौन सा हो जाएगा, जो वैल्यू है मिल जाएगा ना. हाँ, 25 + 20 दैट इज 45. अभी जो वैल्यू आया फोर्थ के लिए उसको ऐड करना है, 45 + 8 दैट इज कितना हो जाएगा, 53. तो हमारे पास अगर ऐसे भी टोटल कर लेते, समेशन ऑफ ऐप कर लेते तो 53 मिलता. बट कोई अगर आपको पूछा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप बोलना कि पहला डाटा तो जो है वही रहेगा क्योंकि उसके साथ कुछ एडिशन नहीं हो रहा है, बट सेकंड से जो पहला है उसके साथ सेकंड वाला फ्रीक्वेंसी ऐड हो जा रहा है. जो अभी क्या आया, न्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आया सेकंड के लिए, वो जाके थर्ड के साथ ऐड हो जाएगा. थर्ड वाला मिला मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेन ऐड विद द लास्ट फ्रीक्वेंसी, तो ये 53 मिला, ये मेरा फोर्थ वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. समझ आया क्या? यस मैम. योगिता समझे, आर्ट्स बच्चे, इवा, योगिता सब समझे, रश्मि समझे हो आप सब, या फिर से क्लियर बताऊं और एक बार? मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है. अब आया क्या? यस मैम. अच्छा देखो और एक बार देखो, अभी और एक नया चीज से करते हैं. सोचो अल्फाबेटिक देती हूँ. ठीक है, इधर 1 2 3 4. ठीक है, ये एक्स मेरा आइटम्स गिवन है और इधर मेरा फ्रीक्वेंसी है. ABCD कर लेते हैं, ABCD. मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फर्स्ट के लिए क्या बिठाऊं, यहाँ पे कुछ एडिशन हो रहा है क्या, नो. सो ये जो है वो बैठ गया, यही बैठ गया. सेकंड के लिए बताओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा ना, फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस सेकंड फ्रीक्वेंसी, A + B. थर्ड के लिए क्या आएगा ना, दिस वन प्लस दिस, तो A + B + C. थर्ड प्लस दिस वन, तो A + B + C + D. समझ आया? यस मैम. बस इतना चीज को याद रखो. इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन में भी यूज कर सकते हो अगर टॉपिक वैसा चूज करते हो. मतलब अगर बहुत रेंज में आपको किसी ने बोल दिया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालो, तब ऐसे करना है. ठीक है, उसमें ऐसे करना पड़ता है. अदरवाइज अगर मैं अभी बोलूँ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स क्या होगा, बता सकता है कोई फटाफट? मैं नॉर्मल प्रोग्रेस रिपोर्ट बोलती हूँ, दैट इज द एडिशन ऑफ ऑल रिपोर्ट्स. पूरा एक साल का कोई एक टर्म का मैंने क्या बोला, रिपोर्ट बना लिया. क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होगा? क्यूमुलेटिव, अभी सोचो क्यूमुलेटिव का मतलब क्या निकला था, अपने पॉइंट से बताओ. मैम यूनिट टेस्ट मतलब जो पार्ट बाय पार्ट छोटे छोटे टेस्ट होते हैं उसके एडिशन में जो होगा वो होगा क्या?
उसके सिर्फ वो नहीं, ऑब्जेक्टिव सारे चीज़ों में आएगा, करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, यूनिट टेस्ट, इवैल्यूएशन, असेसमेंट, सब कुछ आएगा। ठीक है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बोल दिया ना, वो रिपोर्ट बोल रहा है, रिपोर्ट रिकॉर्ड। तो ये रिकॉर्ड मतलब हो गया पूरा चीज जिससे एक बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट पॉसिबल हो रहा है, उसको बोला गया। देखो एक बच्चे का टोटल, हाँ टोटल रिपोर्ट, मतलब ना कोई बच्चा अगर बोल दे अभी कि ऐसा भी है, अगर सपोज आप प्रोग्रेस रिपोर्ट भी पढ़ के जाते हो एंड क्वेश्चन में आ गया है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड या क्यूमुलेटिव रिपोर्ट, तो आप वहाँ पे प्रोग्रेस वर्ड को चेंज करके बस क्यूमुलेटिव रिपोर्ट लिख देना, हो जाएगा। ऐसा ही चीज़ है, सेम ही चीज़ होता है। अभी देखो क्या है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड, रिकॉर्ड कार्ड बोल रहे, रिकॉर्ड करके रख रहा है, कार्ड इज दैट विच कंटेन्स द रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट असेसमेंट। मैंने बोला डिफरेंट असेसमेंट का रिजल्ट। आप स्पोर्ट्स में कैसे हैं, आप इंटरनल जो गेम्स होते हैं, मतलब इंडोर एंड आउटडोर गेम्स में कैसे हैं, पढ़ाई में एकेडमिक सेक्शन में कैसे हैं, आपका डेली बेसिस पे योगा एक्सरसाइजेस और सोशल जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें कैसे हैं, ऑल टाइप ऑफ छोटे छोटे से असेसमेंट जजमेंट जहाँ पे ऐड करते हो, उसका एक रिकॉर्ड बनता है एंड वो टाइम टू टाइम होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी। मतलब एक साल के अंदर एक बच्चे का कौन सा डेवलपमेंट हुआ है, कितने वेराइटीज में असेसमेंट हो रहा है, उसका इन टोटल अगर बोल दे वो होता है आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। सो बताओ एक बच्चे का टोटल हिस्ट्री एक साल का, मतलब पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगा कि नहीं, पूरा इंफॉर्मेशन। बस बस यहाँ पे एक ही पॉइंट है कि इट इज रिलेटेड टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये अपना लाइफ के रिलेटेड कुछ नहीं आएगा, एजुकेशनल पर्पस में आएगा क्योंकि एजुकेशनल रिपोर्ट कार्ड है। ठीक है, सो इट कंटेन्स फैक्चुअल मतलब फैक्ट्स, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, ठीक है, एंड प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, मतलब एक बच्चे का ग्रोथ के लिए जो चाहिए आगे बढ़ाने के लिए उसको प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। रिगार्डिंग स्टूडेंट्स एकेडमिक प्रोग्रेस, मिड टर्म, फाइनल मार्क्स, एडाप्टेशन, क्या क्या चीज़ उसने एक्सेप्ट किया है, उसका अटेंडेंस, सब कुछ इसमें प्रेजेंट है। एंड इट सीक्स टू गिव एज कम्प्रीहेंसिव पिक्चर एज पॉसिबल ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ ए चाइल्ड। एक बच्चे का टोटल पर्सनालिटी, टोटल पिक्चर को ये रिव्यू करने के लिए देता है कि इन टोटल हर एक इन्फॉर्मेशन को एट ए टाइम देखो। अभी देखो अकॉर्डिंग टू जोन्स, एक पर्सन का नाम बोला, अकॉर्डिंग टू जोन्स, ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू जोन्स। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है ना, ये परमानेंट रिकॉर्ड, देखो एक परमानेंट रिकॉर्ड है ऑफ ए स्टूडेंट व्हिच इज केप्ट अप टू डेट, अभी तक अपडेट करके रखे हैं हम लोग इस पॉइंट पर कि एक स्कूल के थ्रू ये होगा। एंड इट इज हिज एजुकेशनल हिस्ट्री, मैंने अभी बोला था ना हिस्ट्री टोटल, बट इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन, तो एजुकेशनल हिस्ट्री with the information about his school achievements, attendance, health, test scores, similar pertinent डाटा, उस रिलेटेड और भी कुछ एक्स्ट्रा डाटा है तो वो सब भी, तो सबको एक साथ जहाँ पे लिखते हो तो वो चीज़ बन जाता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। तो मैंने इसलिए आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी दिखाया, दैट मीन्स जब भी होगा एडिशन के बेसिस पे आगे चलता है, यही वर्ड होता है क्यूमुलेटिव। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो इसका, द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इज ए परमानेंट रिकॉर्ड अबाउट द पीपल और स्टूडेंट। एक बच्चे के लिए परमानेंट रिकॉर्ड है, अभी भी अगर अपने स्कूल जाओगे तो आपके रिलेटेड कुछ ना कुछ रिकॉर्ड होगा स्कूल्स में। इट इज़ मेंटेन्ड अप टू डेट, अपडेट रखना पड़ता है। एंड व्हेन एवर एनी न्यू इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड अबाउट द पीपल, देखो अभी क्या करते हो, अगर फेसबुक में हो एंड यू आर वेरी मच जस्ट लाइक फेसबुक कीड़ा, मतलब उसके साथ अकाउंटेड हो, तो जो भी आपके लाइफ में होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन फेसबुक के प्रोफाइल्स में डालते हो कि नहीं, एंटर करते हो, सारा कुछ A to Z होता है। तो दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। एक पर्सन के लिए जो जो उसके दिन में हो रहा है पूरे इन्फॉर्मेशन को हमने क्या किया, अपडेट करते हुए चल रहे हैं। सपोज आज के डे पे अगर कुछ भी वो बच्चा अचीव करता है वो भी ऐड हो जाएगा, 10 दिन के बाद उसका अगर परफॉर्मेंस खराब भी होता है वो भी ऐड हो जाएगा, अच्छा हो बुरा हो, एक पर्सन का अगर पूरा अपडेट रखते हैं तो दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल पर्पसेस। ठीक है, इट प्रेजेंट्स ये कंप्लीट पिक्चर अबाउट एजुकेशनल प्रोग्रेस ऑफ द पीपल। ये क्या देता है ना, एक बच्चे का पूरा कंप्लीट एजुकेशनल प्रोग्रेस कैसा होगा, अचीवमेंट कैसा होगा एंड कैसे वो अपने पैरों पे खड़ा रहेगा, सबका इन्फॉर्मेशन देता है। इट इज़ कम्प्रीहेंसिव, बहुत ही डिटेल्ड होता है, इन सेंस ये ऑल टोटल इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, जस्ट लाइक बच्चों का अटेंडेंस हो गया, टेस्ट कोर्स हो गया, हेल्थ हो गया, वो सब कुछ। इट कंटेन्स ओनली दोज इन्फॉर्मेशन विच आर ऑथेंटिक, ये वही इन्फॉर्मेशन को लेता है जो इन्फॉर्मेशन बहुत ही एक्यूरेट होता है, रिलायबल होते हैं और पर्टिनेंट होते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव यूजफुल होता है, मतलब उद्देश्य के ऊपर निर्भर करे, यूजफुल हो, व्यवहार हो सके, ऐसे वहाँ पे इंफॉर्मेशन रहते हैं।
It is continuous in the sense that it contains information about the people from time he entered for the preschool. ये कब से एक बच्चे का पूरा इन्फॉर्मेशन रखता है बताओ? एजुकेशनल पर्पस बोला गया, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री स्कूल. बच्चा स्कूल भी नहीं गया है प्रॉपरली, प्री स्कूल मतलब प्ले स्कूल्स में पढ़ता है, उस टाइम से बच्चे का जितना भी एजुकेशनल हिस्ट्रीज है वो मेंशन किया जाता है इस रिकॉर्ड के थ्रू. Whenever any information is desired, सपोज सोचो एक पर्सन के बारे में आपको पता करना है, एक बच्चे के पूरा डिटेल को आप भूल चुके हो उसके बारे में, तो आप इस बुक के अकॉर्डिंग या रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, पूरे इन्फॉर्मेशन को अपडेटेड कर सकते हो और डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन को भी चूज कर सकते हो. एंड उसके अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन को अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको भी हेल्प हो जाएगा कभी भी अगर चाहिए होता. द टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन विच आर कलेक्टेड एंड एंटर्ड और इंक्लूडेड इन द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड एज फॉलोज. कौन से डाटा को हम कैरी करते हैं? देखो पहले तो डाटा है तो कौन से हो सकते हैं? बच्चे का नेम, सेक्स, फादर्स नेम, एडमिशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, सेक्शन, एनी अदर इन्फॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट है जैसे लोकेशन वाइज एड्रेस फेड्रेस वो सब. एनवायरमेंटल एंड बैकग्राउंड डाटा. एनवायरमेंट मतलब क्या हो गया, आप कौन से कंडीशन से बिलोंग कर रहे हो, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से, एंड कैसे नाइबरहुड पर्सन आपसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, फैमिली, कल्चरल स्टेटस ऑफ फैमिली, नंबर ऑफ ब्रदर सिस्टर, जैसे कि ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं पॉपुलेशन को क्या करने के लिए, आगे लेके जाने के लिए. बट हम बोल रहे हैं क्या, हर एक पर्सन का इंफॉर्मेशन, पॉपुलेशन है तो उसका इंफॉर्मेशन होगा, उसके लाइफ का टोटल इंफॉर्मेशन कहाँ रहेगा, एजुकेशन सेक्टर्स पे ही रहेगा. फिजिकल डाटा जैसे हाइट, वेट, इलनेस, फिजिकल डिसेबिलिटी वो भी चाहिए. साइकोलॉजिकल डाटा, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, क्वालिटीज, इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट एंड एटीट्यूड. तो यहाँ पे आप बोल सकते हो दिमाग से. मैम यस, am I audible? मैम समटाइम्स इट इज मैम. Okay, I think so कुछ प्रॉब्लम आ रहा है. अच्छा अभी क्लियर है? नाउ इट्स क्लियर. यस मैम, नाउ इट्स क्लियर. ओके कोई बात नहीं. हम कहाँ पे थे बता दीजिए, मैं बता दे रही हूँ, फिर से रिपीट कर दे रही हूँ. मैम ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजिकल डाटा. ओके साइकोलॉजिकल डाटा. तो साइकोलॉजी दैट इज रिलेटेड टू योर ब्रेन. जो डाटा एक पर्सन के डिफरेंट एबिलिटीज को शो करता है, दैट मीन्स वो कितना इंटरेस्ट देता है किसी काम पे, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, क्वालिटीज, इमोशनल, इंटेलिजेंस, एडजस्टमेंट ऑल्सो. आप अगर सोसाइटी के पार्ट हो कैसे एडजस्ट करते हो, ये सब कुछ भी हम मेंशन करते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में. मतलब क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड सोच लो कि एक पर्सन का होल टोटल एजुकेशनल डाटा, उसके बिहेवियर सब कुछ वहाँ पे मेंशन होगा. एजुकेशनल डाटा जैसे प्रीवियस स्कूल रिकॉर्ड, वो कहाँ से पहले पढ़ता था, कहाँ पे आया है, टीसी लेके. एजुकेशनल अटेंडमेंट, अटेंडेंस के बेसिस पे कितना वो एक्टिव रहता है डिफरेंट वर्क्स में एजुकेशंस की. और स्कूल मार्क्स, स्कूल में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स, स्कूल अटेंडेंस ऑल्सो. को करिकुलर डाटा मैंने बोला था, को करिकुलर डाटा क्या होगा ना, नोटेबल एक्सपीरियंसेस एंड अकॉम्प्लिशमेंट इन वेरियस फील्ड, इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्टिक, सोशल एंड रिक्रिएशनल एटसेट्रा. आपको इतना ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है. आपको पता है को करिकुलर का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कुछ भी स्किल्स ले सकते हैं, जैसे कि आर्टिस्टिक हो गया, क्राफ्ट हो गया, क्राफ्टिंग करना, डांसिंग, सिंगिंग, स्विमिंग, ये सारा भी लिखते हैं ना, ये सब भी रिलेटेड टू एजुकेशन ही आता है. तो उसका भी डाटा ये क्लियर मतलब रखता है, क्रिएट करके रखता है. वोकेशनल इंफॉर्मेशन, दैट इज वोकेशनल मीन्स होता है अर्निंग. तो वो भी अगर आपके कुछ स्टूडेंट्स, मैं भी रिकॉर्ड रखूंगी ना, जो बच्चे हमारे ग्रुप में से जॉब लेके जाएगा तो उनके बारे में मैं इंफॉर्मेशन लिख के रखूंगी. तो दैट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्सन, टोटल कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि वोकेशनल एम्बिशंस क्या है बच्चे का, बड़ा होके वो क्या बनेगा, सारा इंफॉर्मेशन इसमें रखा जाता है. अभी क्लियर है? हो गया ये टॉपिक कवर अप हो गया. हम क्लियर है? ओके. और एक छोटा सा टॉपिक है, पता है, और एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज अ प्रोफाइल. प्रोफाइल बनाते हो आप लोग हमेशा अपना इंस्टा में, फेसबुक में प्रोफाइल बनाते हो, ठीक है. इवन इफ हमारे स्कूल के जो आई कार्ड्स होते हैं उसमें भी हमारा प्रोफाइल रहता है. प्रोफाइल हो गया, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड हो गया, या फिर आपका प्रोग्रेस कार्ड हो गया ना, ये ऑलमोस्ट सेम रहता है. बिकॉज ना स्टार्टिंग में आपका नाम, रोल नंबर, फिर आपका फ़ोन नंबर, ब्लड ग्रुप, आपके पेरेंट्स के नंबर, एड्रेस, ये तो कॉमन है. सो ये तीनों चीज़ों में ही प्रेजेंट है, ठीक है. सो प्रोफाइल क्या होता है ना, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है दैट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट समवन एंड समथिंग. रिटन डिस्क्रिप्शन है, किसी के बारे में लिखा हुआ रहता है कुछ इन्फॉर्मेशन. जैसे फेसबुक चलाते हो, जैसे फेसबुक को ओपन किया ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जैसे कि उस पर्सन का नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, और वो कहाँ से स्कूलिंग किया है, जितना इन्फॉर्मेशन आपने ऑलरेडी वहाँ पे पुट किया होगा.
सो यहाँ से लर्नर प्रोफाइल जानना है कि एक बच्चे का प्रोफाइल क्या होना चाहिए, एक लर्नर का प्रोफाइल कैसा होना चाहिए जो कि पढ़े लिखे हैं। तो लर्नर प्रोफाइल इज ए वैल्यूएबल टूल दैट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट स्किल। ये क्या इंफॉर्मेशन देता है? अबाउट स्टूडेंट स्किल, बच्चे का स्किल कितना है, कौन सा स्किल जानता है, स्ट्रेंथ कितना है, इंटरेस्ट कितना है, ये सब। इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट, ये हम फॉर्मल डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। Learner profile is basically information relating to individual learner who engaged in the learning environment. जो बच्चे मतलब सोचो लर्नर्स हैं एंड उनका इंफॉर्मेशन फ्यूचर के लिए बहुत काम आएगा, वो लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए कुछ करके जाएंगे, तो वैसे पर्सन्स का लर्नर का हम प्रोफाइल बना के रखते हैं। लर्नर प्रोफाइल डिस्क्राइब द वे इन विच द स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट। लर्नर प्रोफाइल ये बोलता है किस वे से पढ़ाई करे या किस वे से वो आगे बढ़े तो अपना बेस्ट दे सकेंगे। Learner profiles are extremely important as they help to determine a learner's learning preference and learning style. लर्नर प्रोफाइल के थ्रू और भी जान सकते हैं क्या ना उसका हेल्प किस में होगा, मतलब लर्नर्स लर्निंग प्रेफरेंस क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, और लर्निंग स्टाइल क्या होगा, क्या पढ़ाना चाहिए, वो सब के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। अभी इस पॉइंट पे आ जाना, यहाँ पे मार्किंग किया गया है, देखो जनरली ये वेल डिजाइंड लर्नर प्रोफाइल में क्या रहता है ना, ये एक वेल डिफाइंड अगर मतलब डिजाइंड है, पूरा प्रोफाइल बनाया गया है और अच्छा खासा दिख रहा है। तो हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, एक पर्सन का टोटल हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आया है, कैसा दिखता है, क्या वहाँ पे करता था, एंड बैकग्राउंड पूरा इन्फॉर्मेशन। डायग्नोस्टिक एंड असेसमेंट इन्फॉर्मेशन, डायग्नोस्टिक बोला गया पूरा एक बच्चे का टोटल चेक करके आप यहाँ पे लिखते हो, बच्चे का हो गया या लर्नर्स का हो गया, टोटल एक चीज़ में प्रॉब्लम्स है उसके बारे में भी यहाँ लिखा जाता है। समरी ऑफ द इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ एंड लर्निंग स्टाइल, किसमें उसका इंटरेस्ट है, स्ट्रेंथ क्या है, लर्निंग स्टाइल कैसा है, उसमें भी समरी दिया गया है। करंट लेवल, समरी ऑफ इंटरेस्ट मतलब वहाँ पे समरी दिया गया है, मतलब उसका सारांश दिया गया है कि क्या क्या में चीज़ है। करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, बच्चे का कौन से लेवल में डेवलपमेंट चल रहा है, वो इन्फेंसी में है, अर्ली चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड है, या फिर वो एडोलेसेंट में है, और उसमें क्या क्या वो फील कर रहा है। प्रायोरिटी ऑफ लर्निंग नीड्स, पढ़ाई क्यों करना चाहिए लर्नर्स को, या लर्निंग का नीड क्या है उसके बारे में पता करता है या बताता है। इम्प्लीकेशंस देख लो, मतलब यूजर्स, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ए स्टूडेंट स्किल स्ट्रेंथ इंटरेस्ट, ये बच्चों के डिफरेंट एक्टिविटीज स्किल स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट के बारे में बताता है। कैन हाईलाइट पोटेंशियल बैरियर टू लर्निंग, ये हाईलाइट करता है पोटेंशियल बैरियर टू लर्निंग, लर्निंग के लिए जो भी बाधाएं खड़ी होती हैं उसको हाईलाइट करता है। मेक रिकमेंडेशंस अबाउट व्हाट इज नीडेड टू सपोर्ट लर्निंग, ये रिकमेंडेशंस भी लेना पड़ता है कि कौन सा चीज़ करे तो लर्निंग को ज़्यादा सपोर्ट मिल पाएगा। असिस्ट टीचर्स एंड पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड लर्निंग स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिज्म, कुछ बच्चे होते हैं ऑटिज्म से मतलब जूझ रहे हैं, जैसे फीवर होता है ना, तो फीवर 2-3 दिन के लिए होता है, बट ऑटिज्म अगर एट द एज ऑफ 2 ये ऑटिज्म देखने को मिलता है, जो कि बच्चे ग्रो तो नॉर्मल कर रहे हैं बट उसका दिमाग छोटे बच्चों जैसा हो जाता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी और प्रॉपर नहीं होता, इम्प्रॉपर हो जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हम क्या मिलेगा, लर्नर को प्रोफाइल क्रिएट करें मतलब डिटेल मिलेगा। नो व्हिच ऑटिज्म स्पेसिफिक एरियाज, बहुत सारे ऑटिज्म स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं या फिर एरियाज होते हैं, इनमें से इनको कौन सा है वो जानो, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए हेल्प करो, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन, रिपीटेटिव बिहेवियर्स और रेस्ट्रिक्शन, इंटरेस्ट और सेंसरी प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, मतलब हर एक चीज़ के बारे में हम जान सकते हैं। बच्चे का डेवलपमेंट क्या है, स्किल डेवलपमेंट क्या है, कम्युनिकेशन कैसे कर रहा है, सोशल इंटरेक्शन कैसे कर रहा है, एक दूसरे से बातें, रिपीटेटिव बिहेवियर, एक ही बिहेवियर को बार बार रिपीट करना, रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट को रोक टोक करना, सेंसरी प्रोसेसिंग, अपने सेंसेस का यूज़ करना, और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग करना। लास्ट पॉइंट दैट इज गेन इंसाइट इनटू ए स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल, इंसाइट मतलब समझ रहे हो, मतलब आपके अंदर इतना नॉलेज भर देना है कि आप अपने अंदर प्रेडिक्ट कर सको और कोई चीज़ों को ऐसा देख सको जिससे सामने वाला चीज़ सोल्यूशन मिल जाए। ऐसा पढ़ो, ऐसा लर्निंग स्टाइल को अपनाओ कि उससे आपका खुद का भी डेवलपमेंट हो, आपका स्ट्रेंथ बढ़े, एंड विच कैन गाइड क्लासरूम एडजस्टमेंट, और ये क्लासरूम एडजस्टमेंट को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये ना अप टू So once again, good evening everyone. Welcome to class, and this topic are important for your university exam, that is for third sim, and कुरुक्षेत्र के सेकेंड ईयर बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है।
एंड यूज़फुल होगा आपके ओटेट सीटेट के लिए भी, बिकॉज ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस एक आध करके ही पूछते हैं ओस्टेट या सीटेट पे। सो उस बेसिस पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट से। ये ANU का भी है, YVU का एंड कुरुक्षेत्र, सारे यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों का असेसमेंट पेपर में एक क्वेश्चन रहता ही है प्रोजेक्ट। ICT में भी आपने ये प्रोजेक्ट पढ़ा हुआ था। एंड प्रोजेक्ट क्या होता है? स्क्रीन विजिबल है? येस और नो प्लीज गिव योर रिस्पॉन्स। येस और नो? ओके, Yes, ma'am. थैंक यू चलो Yes, देखो, सो पहला क्या है ना, फटाफट से क्विक करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट क्या होता है ना, प्रोजेक्ट इज द मॉडर्न मेथड इन विच द स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी इन डिजाइनिंग द कंटेंट ऑफ स्टडीज। कोई भी आपको स्टडी और कंटेंट आपको दिया जाए तो बच्चों को अगर बोलते हैं हम लोग कि पढ़ो, तो वो क्या करते हैं, उस टॉपिक को बेस करके जो आइडियाज़ लगा के एक अरेंजमेंट करते हैं उसको प्रोजेक्ट बोला जाता है, ठीक है। प्रोजेक्ट एक न्यू मेथड है जिसके थ्रू बच्चे अपना क्रिएटिविटी को शो करते हैं। अकॉर्डिंग टू WH किलपैट्रिक, प्रोजेक्ट के साथ इनका नाम बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। एंड प्रोजेक्ट मेथड का डेवलप भी WH किलपैट्रिक ने ही किया हुआ था। एंड WH किलपैट्रिक, ए प्रोजेक्ट मेथड इज ए होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन ए सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। होल हार्टेड मतलब ना, जब आप पूरा फोकस करके पढ़ते हो एक चीज़ को, पूरा कंसेप्ट वाइज पॉइंट वाइज क्लियर करके लिखते हो, तो उसको हमने होल हार्टेड बोला, जहाँ पे टोटल इन्फॉर्मेशन आप देते हो। पर्पसफुल एक्टिविटी है, कोई एक डेफिनेट पर्पस के लिए उसको करते हो। एंड प्रोसीडिंग इन ए सोशल एनवायरनमेंट, कहाँ पे होता है ये प्रोजेक्ट ना, आपके एनवायरनमेंट के विद इन ही होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट में है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के कितने वेराइटीज होते हैं? एक प्रोजेक्ट होता है जो इंडिविजुअल एंड सोशल प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। इसको इंडिविजुअलाइज्ड प्रोजेक्ट्स भी बोला जाता है, ICT में भी बोला गया इंडिविजुअलाइज्ड प्रोजेक्ट, बट इसको अभी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बोला गया है। जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट होते हैं तो एवरी स्टूडेंट जो जिसको परफॉर्म करते हैं उसको इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बोलते हैं। एंड उसको सॉल्व कहाँ पे करते हैं? सोसाइटी में करते हैं, मतलब सोसाइटी के विद इन रह के ही हमारे साथ आपका कनेक्शन है। एंड उसी गाइडेंस के थ्रू, उसी एक्सपीरियंस के थ्रू आप अपना क्या करते हो, इंटरेस्ट, कैपेसिटी, एटीट्यूड के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। ग्रुप प्रोजेक्ट समझ रहे हो, ये ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ, जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है एक साथ करेंगे एक क्लास के। एंड हेयर द सोशल एंड सिटीजनशिप क्वालिटीज़ डेवलप, एक दूसरे को हेल्प करने का कैपेसिटी डेवलप हो रहा है। सोशल मतलब सोसाइटी में रह के कैसे कोऑपरेटिवली कोलैबोरेटिवली आप काम करेंगे उसके लिए हेल्प मिल रहा है। एंड सिटीजनशिप, नागरिक बनने के लिए जो क्वालिटीज़ चाहिए उसके लिए भी हेल्प मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। सिंपल प्रोजेक्ट जानते हो कि इन दिस सिंपल प्रोजेक्ट द स्टूडेंट्स आर कंप्लीटिंग ओनली वन वर्क एट ए टाइम। सिंपल प्रोजेक्ट बोला गया ना, एक प्रोजेक्ट को जो एक ही टाइम पे करता है उसको हम सिंपल बोल रहे हैं। अगर इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, मोर देन वन वर्क एट ए टाइम अगर हो रहा है, फोकस कर रहे हो कि मोर देन वन वर्क पे, देन इट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। तो 3 टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट जिसको इंडिविजुअलाइज्ड प्रोजेक्ट भी बोल सकते हो, एंड जो सोसाइटी में रह के आप किसी के हेल्प से या किसी से गाइडेंस लेके किसी के अंडर पे भी आप काम कर सकते हैं, बट अकेले करना है। एंड ग्रुप प्रोजेक्ट जो मिल के करना है सबके साथ, मतलब ग्रुप में 2-3 बच्चे एट ए टाइम करेंगे कोई एक क्लास के। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स में, सिंपल में एक काम एट ए टाइम करोगे, और एट ए टाइम अगर मोर देन वन वर्क करते हो तो वो कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। किलपैट्रिक के अकॉर्डिंग, मैंने बोला था किलपैट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है यहाँ पे, एंड किलपैट्रिक के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट, एस्थेटिक प्रोजेक्ट, प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट, ड्रिल प्रोजेक्ट, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट just like construction related to any type of article construction, making some models, making something, मतलब जिसमें आप कुछ बनाते हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट। एस्थेटिक प्रोजेक्ट क्या होता है? जब एप्रिसिएशन पावर्स टू द स्टूडेंट्स आर डेवलप्ड इन दिस टाइप ऑफ एप्रिसिएशन, मतलब क्या होता है ना, एस्थेटिक का मतलब होता है ब्यूटी, ठीक है। ब्यूटी जस्ट लाइक एक ब्यूटिशियन क्या कर रही है, अपना काम को शो कर रही है अपने जो भी क्लाइंट है उसके ऊपर, ठीक है। तो उसका ब्यूटी जो उसमें ब्यूटिशियन ने काम किया उसको अप्रिशिएट करना, या फिर आपने देखा कहीं पे जाके वहाँ का काम बहुत अच्छा हुआ है, म्यूज़िकल प्रोग्राम हो रहा है एंड म्यूज़िक बहुत ही इंस्ट्रूमेंट अच्छे बज रहे हैं, तो वो भी एस्थेटिक वैल्यू देगा। मतलब जिसमें सुंदरता देखते हो उस काम को आप प्रोजेक्ट आउट करके क्या बोल रहे हो, ब्यूटी को आगे बढ़ा रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड द एस्थेटिक प्रोजेक्ट। प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी जिसमें बिल्डअप होता है। सो इन दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट develops the problem solving capacity of the student through their experiences and it is based on cognitive domain। ये किस पे डिपेंड करता है? कॉग्निटिव डोमेन पे।
ड्रिल प्रोजेक्ट क्या है ना, इट इज़ फॉर मास्टरी ऑफ स्किल एंड नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। ये किस पे डिपेंड करता है ना, ये डिपेंड करता है मास्टरी ऑफ स्किल। सपोज अभी आप मास्टरी गेन किस पे करें, बीएड सब्जेक्ट पे, तो बीएड सब्जेक्ट पे जो आपने नॉलेज लिया और मास्टरी गेन किया, तो आपको हमने क्या बोला कि ये प्रोजेक्ट क्या है, ड्रिल प्रोजेक्ट है। बिकॉज एवरी टाइम आप उसको प्रैक्टिस करके रिपीटेडली प्रैक्टिस कर रहे हो एंड उस प्रैक्टिस के थ्रू आपने सीखा, नॉलेज गेन किया, तो इट इज़ वन काइंड ऑफ मास्टरी इन दैट सब्जेक्ट। आप उस सब्जेक्ट में मास्टरी गेन कर रहे हो। एंड ऑल्सो इंक्रीजेज द कैपेसिटी एंड एफिकेसी ऑफ द स्टूडेंट। इसमें बच्चे का क्या हो रहा है, उसी सब्जेक्ट पे बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो रहा है, तो उसका कैपेसिटी बिल्डअप हो रहा है, एफिकेसी मतलब एफिशिएंट हो रहा है, बहुत ही प्रोमिनेंट हो जा रहा है उस वर्क में एंड मास्टरी गेन कर रहा है। ठीक है, सो ये रिपीट हो गया अगेन। स्टेप्स में आ जाओ। स्टेप्स ऑफ ए प्रोजेक्ट क्या होता है ना, स्टेप्स ऑफ ए प्रोजेक्ट होता है कि फर्स्ट देखो, हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमें एक सिचुएशन चाहिए। ठीक है, सिचुएशन, क्रिएटिंग सिचुएशन, देन सिलेक्टिंग द प्रॉब्लम, प्लानिंग, नेक्स्टली एग्जीक्यूशन, इवैल्यूएशन, रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग, देन रोल ऑफ टीचर। सो यहाँ पे 6 पॉइंट्स है टोटल। स्टेप्स में क्या आता है, 6 पॉइंट्स है। आप डायग्रामेटिक कर देना, इधर ऐसा एरो करना, फिर इधर इसका एक्सप्लेनेशन इधर इधर देते चलोगे। ठीक है, क्रिएटिंग सिचुएशन, तो इन द फर्स्ट स्टेप टीचर क्रिएट द प्रॉपर सिचुएशन फॉर द स्टूडेंट, where the students in the classroom get the situation. When he will get the situation, try to explain the situation with their minimum idea. ठीक है, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट करने के लिए बच्चे को क्या कर रहे हो, उसके नॉलेज को पूरा फोर्सिवली यूज़ करना है, नहीं बोल रहे तुम पकड़ो इस प्रोजेक्ट को, समझो, एक्सप्लेन करो, अपने आइडियाज़ लगाओ, उसके बाद नहीं हुआ तो हम सिलेक्शन मतलब प्रॉब्लम का सिलेक्शन करेंगे, उस सिलेक्शन के अकॉर्डिंग क्या आइडियाज़ चाहिए उसको देखेंगे। सो पहले आप क्या कर रहे हो, सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हो टीचर के अकॉर्डिंग। आप एज ए टीचर सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं बच्चों के लिए। ही पुट्स द नॉलेज ऑफ प्रोजेक्ट, इट शुड नॉट फोर्स बट अराइज द नीड्स विद दैम। बच्चों के माइंड में ये आना चाहिए कि बच्चे उस काम के लिए फोर्सिवली नहीं जाए, उस काम के लिए उनको ज़रूरत है, कुछ काम सीखना है तो इसलिए जाए। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम्स, द टीचर हेल्प्स द स्टूडेंट टू सिलेक्ट द प्रॉब्लम्स एंड गाइड देम। टीचर क्या करेगा स्टूडेंट को कि कौन सा प्रोजेक्ट या कौन सा प्रॉब्लम को चूज करोगे, सिलेक्ट करोगे एंड उसके बेसिस पे गाइड करेगा। स्टूडेंट्स आर हैविंग फ्रीडम टू सिलेक्ट द प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स के पास फ्रीडम रहेगा कि वो प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट करें। अभी देखो प्रोजेक्ट करना, मैं आपको समझा रही हूँ कि आप किसी के तरफ उंगली मत उठाओ, तो इसको वन काइंड ऑफ प्रोजेक्टिंग बोल सकते हैं, उसके तरफ दिखाना। सो प्रॉब्लम्स उसमें होगा, आप में होगा, तो किसी की तरफ नहीं दिखाना चाहिए, ये बोला जा रहा है। सो बच्चों को हम पोकिंग नहीं करेंगे कि तुम ये करो वो करो, हम बच्चों को इतना मोटिवेट करेंगे कि वो खुद से ट्राई करे कि कौन सा प्रॉब्लम्स वो पकड़ सकते हैं एंड उसका सोल्यूशन वो दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्लानिंग बनाएंगे। अभी सिलेक्शन हो गया प्रॉब्लम्स का, उस प्रॉब्लम के बेसिस पे टीचर्स के साथ डिस्कस करके बच्चे क्या करेंगे, धीरे धीरे प्लानिंग बनाएंगे कि वेरियस टाइप ऑफ एंगल से, ओपिनियन से, वेरियस साइड से, वेरियस वेज से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना स्टार्ट करेंगे। एंड स्टेप वाइज मैनर पे बच्चा क्या करेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा टीचर्स के गाइडेंस के साथ। अभी टीचर ने इतना हेल्प किया था तो स्टूडेंट्स एग्जीक्यूट करेगा काम को स्टार्ट करना। सो द स्टूडेंट्स आर स्टेटिंग देयर वर्क इन दिस स्टेप। यहाँ पे स्टूडेंट अपना काम स्टार्ट करेगा एंड दे आर कलेक्टिंग द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। देखो जो प्रोजेक्ट मिला है उसी के अकॉर्डिंग हमको आंसर्स ढूंढना चाहिए, ना कि ऐसा कि जो भी मटेरियल मिल जाए उसको उस प्रोजेक्ट में डाल दें। जो प्रोजेक्ट और प्रॉब्लम मिला है उसी के बेसिस पे रेलिवेंट मटेरियल, जो यूज़फुल मटेरियल है उसी को ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, सो कंप्लीट करने के लिए वर्क को मुझे रेलिवेंट मटेरियल चाहिए, यूज़फुल मटेरियल, जो मटेरियल उस प्रॉब्लम को सल्यूशन दे सकता है, वैसे मटेरियल का हम सिलेक्ट करेंगे पहले। फिर देखो अभी तो एग्जीक्यूट कर दिया, इवैल्यूएट करेंगे। तो इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी डन बोथ बाय द पीपल एंड द टीचर। पहले टीचर इवैल्यूएट करेंगे और स्टूडेंट्स पहले इवैल्यूएट करेंगे, जिसको हम सेल्फ इवैल्यूएशन बोलेंगे। सेल्फ इवैल्यूएशन के थ्रू बच्चे जान सकेंगे कि उनका कौन से वर्क में कितना एबिलिटी है और कौन सा टास्क कंप्लीट कर रहे हैं और कितना टास्क कंप्लीट हुआ है। आफ्टर दैट टीचर भी इवैल्यूएट करेंगे एंड जहाँ पे रेक्टिफिकेशन चाहिए, मतलब जहाँ पे प्रॉब्लम्स में कुछ रॉन्ग है या फिर गलत है, उसको सोल्यूशन देंगे। ठीक है, हियर द स्टूडेंट्स इवैल्यूएटिंग देयर टास्क एंड हैज़ डन इन लाइट ऑफ प्लान्स एंड अचीव्ड रिजल्ट्स। हो गया। अभी देखो रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग in the it is the last step of the project method in which each and every step of work is reported। ये लास्ट स्टेज है जिसके थ्रू मतलब इसके थ्रू हम जान सकते हैं ये कि हर एक
जो स्टेप्स में हमने जो भी फॉलो किया वो करेक्ट था कि नहीं, उसका रिकॉर्ड रखेंगे एंड रिपोर्ट भी रखेंगे कि इस स्टेप में मैंने इसको फॉलो किया था, इस मटेरियल्स को पिक किया था, इस मटेरियल के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आया, उसको लिखा जाएगा। अभी देखो रोल ऑफ ए टीचर, इसको सर्कल्स में लिख देना, प्रॉपर रहेगा, छोटे छोटे पॉइंट्स में ऐसे कर देना, ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट, इन प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग द रोल ऑफ ए टीचर इज दैट ऑफ ए गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर, नॉट ए डिक्टेटर और कमांडर। यहाँ पे एक टीचर फैसिलिटेटर होगा, इसका मतलब है एक टीचर फैसिलिटेटर होगा जो बच्चों को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज ला के देगा, जिसके थ्रू बच्चे डिफरेंट मटेरियल्स का यूज़ करके उस प्रोजेक्ट को सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पे टीचर एक डिक्टेटर, मतलब मैं ही प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे के सब कुछ आपको बता दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ना ही कमांडर हूँगा जो सब सारा इंस्ट्रक्शंस सारा कुछ आपको बता दूँ, उसको बस आप फॉलो करोगे, ऐसा नहीं है। मैं बस गाइड करूँगा, आप पूरा काम करोगे। He encourages the students to work cooperatively. Cooperatively work करेंगे, alert to avoid the mistake. Mistake को avoid करना है. If the student face failure, अगर बच्चा failure face कर रहा है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ सम स्टेप्स, अगर कोई स्टेप्स में वो बार बार गलत कर रहा है, एग्जीक्यूशन में वो फॉल्टी आ रहा है, देन क्या होगा कि उससे बेटर मेथड को चूज करने के लिए टीचर क्या करेगा, एनकरेज करेगा, ना कि ये बोले कि तुम्हारा काम नहीं हो सकता, तुम बंद कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। एनकरेज करना चाहिए बेटर वर्क करने के लिए, सक्सेस जैसे मिले। ही शुड हैव थॉरो नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड, हर एक बच्चे का क्या नीड है, क्या उसका हो सकता है, उसको उस बेसिस पे काम अलर्ट करे तो बेटर रहेगा। ही शुड हैव इनिशिएटिव, टैक्ट और जस्ट फॉर लर्निंग, टीचर्स को भी मतलब पढ़ाई के लिए जो जुनून होता है वो रहना चाहिए, मतलब वो ऑलवेज बहुत ही ज़्यादा क्लोज होना चाहिए, प्लस वो इनिशिएटिव पहला स्टेप वही ले, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। टीचर शुड एक्टिव एंड अलर्ट, देन ही ऑल्सो मेंटेन द डेमोक्रेटिक एटमोसफियर। तो डेमोक्रेटिक एटमोसफियर होता है जहाँ पे बच्चों को भी फ्रीडम मिले, सारे लोगों को फ्रीडम मिले, तो टीचर हमें ऐसे काम करना है कि हम एक्टिव रहे, अलर्ट रहे एंड उनको मेंटेन करने दे कि तुम अपना काम करो। मेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, क्या है मेरिट्स, देखो यहाँ पे बच्चों को हमने फ्रीडम दिया, तो स्टूडेंट्स गेट फ्रीडम टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट, यहाँ तक लिख लेना है। नेक्स्ट, हैबिट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग गेट्स डेवलप्ड अमॉन्ग द स्टूडेंट थ्रू दिस मेथड। इस मेथड के थ्रू बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रहा है, किसी चीज़ को फोकस करके उसी के बारे में सोचना, एनालिसिस करना, उस रिलेटेड आइटम्स ढूंढना, इस टाइप का थिंकिंग डेवलप्ड हो रहा है एंड इसके अकॉर्डिंग उसका बॉडी एंड माइंड वर्क भी करे कोऑर्डिनेट करके। दिस मेथड हेल्प्स इन प्रोमोटिंग सोशल इंटरेक्शन, बच्चा जितना प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, अगर वो प्रॉब्लम हार्ड है तो उसको किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन भी करता है। कोऑपरेशन अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, बच्चों के अंदर भी कोऑपरेशन होना चाहिए एंड एज दे हैव टू वर्क इन ग्रुप, वो वर्क करते हैं ग्रुप में एंड एक्सपर्ट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, मतलब टीचर्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। मोस्टली द प्रोजेक्ट्स आर अंडरटेकन इन classroom as classroom assignment, because of which lot of homework from the students for reduced to considerable extent। ऐसे प्रोजेक्ट बच्चों को बार बार दिया जाता है सिर्फ क्लासरूम के टाइम पे ही, क्योंकि क्लासरूम असाइनमेंट बोल के दिया जाता है, बिकॉज जैसे कि बच्चों का होमवर्क का टास्क कम हो जाए, रिड्यूस किया जाए, ठीक है। अभी डीमेरिट्स देखो, बस डीमेरिट्स लिखना और कुछ नहीं चाहिए। दिस मैथड टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम, प्रोजेक्ट मैथड ऐसा चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, एक दिन में हो नहीं सकता, बहुत टाइम चाहिए उसको प्लान करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिज़ाइन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स फॉर डिफरेंट टॉपिक्स के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए, मतलब सोच लो एक टॉपिक दिया, उसका 4-5 प्रोजेक्ट बनाए, ये पॉसिबल नहीं है, 4-5 वे से बनाए वो भी पॉसिबल नहीं है, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। कभी कभी ऑल टॉपिक्स को प्रोजेक्ट के थ्रू हम कवर नहीं कर सकते। सच मैथड्स ओनली बी प्रोवाइडिंग सक्सेसफुल इफ द टीचर इज़ हाईली नॉलेजेबल, ऐसे मेथड्स को तभी यूज़ किया जाता है जब टीचर बहुत ही हाईली नॉलेजेबल होते हैं या फिर अलर्ट होते हैं और एक्सेप्शनली गिफ्टेड होते हैं, ठीक है। क्यों बोलो, टीचर उनको एक्सपर्ट होंगे तो गाइड करेंगे ना जल्दी जल्दी, इसलिए टीचर्स डू नॉट possesses lot of information regarding the manner in which the method should be used as result or hesitate to use। देखो अगर टीचर्स के पास नॉलेज कम होगा तो टीचर उस मैनर में, मतलब उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ एक्सपर्ट के जैसे एक्सपर्टाइज्ड मैनर पे हेल्प नहीं कर पाएगा एंड इस बेसिस पे हमें रिजल्ट्स भी नहीं मिलेगा और यूज़ करने के लिए भी प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। इतना लिखना है बिकॉज 2-2 पेज का है बस, असाइनमेंट आपका ऐसे गिवन नहीं है। अच्छा बताओ, इतना समझ आया प्रोजेक्ट में? यस और नो?
Yes, ma'am. अच्छा, कुछ डाउट है? डाउट है तो बोलना, फटाफट बोलना, ठीक है? अभी चलो नेक्स्ट। क्लास टेस्ट और यूनिट टेस्ट क्या होता है? सारा जानते हो, छोटे छोटे पोर्शंस में देखो, एक एक पेज का बस दिया गया है। ये क्लास टेस्ट मतलब टेस्ट क्या होता है? टेस्ट इज एन असेसमेंट, वन काइंड ऑफ असेसमेंट होता है। तो यहाँ पे वही मेंशन किया है कि ये क्लास टेस्ट इज एन असेसमेंट इंटेंडेड टू मेजर, ऐसा असेसमेंट जो कि टेस्ट टेकर नॉलेज है, टेस्ट टेकर नॉलेज, स्किल्स चेक करना, एप्टीट्यूड टेस्ट करना, या फिजिकल फिटनेस, क्लासिफिकेशन, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग जो करते हैं वो होता है क्लास टेस्ट। ये टेस्ट में भी एडमिनिस्टर्ड वर्बली, ओरल टेस्ट भी हो सकता है, ऑन पेपर, पेपर पेंसिल टेस्ट हो सकता है, ऑन कंप्यूटर सीबीटी मोड पे हो सकता है, या ऑनलाइन में हो सकता है, और इन ए कन्फाइंड एरिया, स्पेसिफिक कुछ एरिया में भी हो सकता है। दैट रिक्वायर टेस्ट टेकर टू फिजिकली परफॉर्म ए सेट ऑफ स्किल्स। तो यहाँ पे बहुत सारे स्किल्स का जरूरी है जिसके थ्रू बच्चा का हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट ले सकें। टेस्ट वेरी इन स्टाइल, बहुत ही ज़्यादा ये चेंजेबल है, कभी कभी ना मतलब इतना फास्ट चेंज होता है जो प्रॉब्लम्स भी आते हैं। एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेराइटीज़ में आता है। ये टेस्ट में भी एडमिनिस्ट्रेड फॉर्मली और इनफॉर्मली, कहीं पे भी कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो और स्कूल पे भी कर सकते हो। फॉर्मल टेस्टिंग ऑफन रिजल्ट्स इन ए ग्रेड और टेस्ट स्कोर। फॉर्मल अगर होगा मतलब आपका स्कूल में अगर हो रहा है, स्कूल में आप टेस्ट कर रहे हो, तो इसके लिए आपको क्या दिया जाएगा कि एक स्टैंडर्ड मेथड का यूज़ करोगे एंड उसके थ्रू आप टेस्ट स्कोर या फिर ग्रेड का यूज़ करेंगे बच्चों को मार्किंग देने के लिए। ये टेस्ट स्कोर में भी इंटरप्रिटेड विद द रिगार्ड टू ए नॉर्म और क्राइटेरियन। अभी बोला था कि स्टैंडर्ड अगर हुआ तो वहाँ पे कुछ फिक्स्ड रूल होगा, उसके बेसिस पे बच्चों को जज करना पड़ेगा, या फिर कुछ क्राइटेरिया होगा कि एक बच्चे को दूसरे बच्चे से भी जज कर सकते हैं, तो इस बेसिस पे ऑकेजनली बोथ का यूज़ किया जाता है। The norm may be established independently or by statistical analysis of a large number of participants. नॉर्म को कब हम करते हैं, नॉर्म यूज़ कब करते हैं, जब हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चों के अंदर हम कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो तब हम यूज़ करते हैं। सो इन ए सिलेबस ऑफ एनी स्टैंडर्ड और सब्जेक्ट, कोई भी एक स्टैंडर्ड का ले लो या सब्जेक्ट का ले लो, तो देयर विल बी 6 to 10 यूनिट्स, मतलब आपके 6 से 10 यूनिट्स होते हैं हर एक ये में। आपके पास अभी 5 यूनिट्स हैं। द टीचर सपोज टू टीच ए यूनिट इन ए मंथ। तो बोला जाता है कि एक टीचर को ऐसा बोला गया है कि 5 यूनिट्स है ना, या 10 यूनिट्स हैं, तो एक यूनिट को एक महीने में पढ़ाओ एंड मंथ के एंड तक वो हो जाना चाहिए। तो पूरा यूनिट को इतना डिटेल्स पढ़ा रहे तो वीकली टेस्ट करना पड़ेगा कितना समझ है बच्चे का जानने के लिए। सो एज सुन एज पॉसिबल टेस्ट कंडक्ट किया जाता है वीक बेसिस पे। होल यूनिट जब कवर हो जाए तो एंड में, मंथ के एंड में भी टेस्ट किया जाता है, और दिस मे बी कॉल्ड एज यूनिट टेस्ट। इसी को हम यूनिट टेस्ट बोलते हैं। द डेट एंड द नेचर ऑफ क्वेश्चन पैटर्न मे बी एट द विश ऑफ द टीचर। तो ये जो क्वेश्चंस बनते हैं ये टीचर के विश के अकॉर्डिंग बनता है। ये फिक्स नहीं है कि स्टैंडर्ड फिक्स ही करना पड़ेगा, आपके जो हायर अथॉरिटी है वो फिक्स करेंगे कि 100 मार्क का ही होगा। टीचर में टेस्ट है तो 10 मार्क का 20 मार्क का हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। एंड दिस मे हेल्प द टीचर टू नो द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर। तो लर्नर कितना समझ रहा है उसको जानने के लिए इसका यूज़ किया गया। नेक्स्ट टॉपिक इज हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जामिनेशन। इतना याद रखना, अगर ये मतलब हाफ ईयरली है तो 6 मंथ्स में होगा, एनुअल है तो आपका 1 ईयर में होगा। सो इतना बस याद रख के पूरा जो पॉइंट्स आपने ऊपर पढ़ा था वैसे ही लिख सकते हो। सो आफ्टर द क्वार्टरली एग्जाम्स 2 और मोर विल बी टॉट एंड एग्जाम विल बी कंडक्टेड फॉर द होल पोर्शन। मतलब क्वार्टरली पढ़ाने के बाद 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट्स पढ़ाने के बाद हमारा जो कंप्लीट वाला टेस्ट होता है, तो उसको हम मतलब एक पार्ट को, जैसे 12 यूनिट्स हैं तो हम 6 कर देते, 6 को हमने हाफ ईयरली में कर लिया। एंड पूरा कंप्लीट अगर करना है, जस्ट लाइक मंथ मार्च और अप्रैल में टर्मिनल एग्जामिनेशन होता है तो उसको हमने एनुअल एग्जामिनेशन बोल दिया। एंड दिस इज द रेगुलर पैटर्न ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। ये रेगुलर पैटर्न भी है। नाउ द ट्राइमेस्टर मतलब ट्राई सेमिस्टर, 3 महीने में एक बार, हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल्स वेयर 1 सेमिस्टर कंसिस्ट ऑफ 3 मंथ्स। एक सेमिस्टर के लिए 3 मंथ्स मिल रहा है। द specialty of the system is once the semester is over the learner will not be tested again on the previous portion. इस सेमिस्टर सिस्टम्स का क्या मतलब है, जब भी पोर्शन जितना आपको अभी टेस्ट लिया गया वो टेस्ट इस सेमिस्टर के बाद ओवर हो गया तो उसके बाद फिर से लर्नर को उस बेसिस पे टेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ में आया बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन नॉर्मली हम लोग 9th 10th और 11th 12th जो ग्रेड एजुकेशन है HSC SSC, इसमें बोर्ड एग्जामिनेशन होता है। बोर्ड एग्जामिनेशन रेफर्स टू द पब्लिक एग्जामिनेशन दैट ऑकर एट द एंड ऑफ 9th 10th ग्रेड और एट द एंड ऑफ 11th 12th। द स्कोर्स अचीव्ड इन दिस टेस्ट और एग्जाम्स
इस एग्जाम्स में जो होता है कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग इनटू यूनिवर्सिटी। देखो अगर बोर्ड एग्जाम क्लियर किया तो हायर में जाओगे, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ोगे, तो इस अकॉर्डिंग इसको बोला गया है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं। एंड गेटिंग इनटू द प्रोफेशनल कोर्सेज, मतलब चांस मिलने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और प्रोफेशनल एजुकेशन में कोर्सेज में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, ठीक है, जॉब मिलते हैं ना। अभी देखो क्या है स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन। स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन मतलब माध्यमिक, जिसको हम लोग वेरियस वे में बहुत ज़्यादा जगह में बोला जाता है माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा बोला जाता है, माध्यमिक परीक्षा होता है। एंड माध्यमिक मतलब 10th। एंड सेकेंडरी स्टेट सर्टिफिकेट और हायर सेकेंडरी स्टेट सर्टिफिकेट्स भी बहुत जगह पे बोले जाते हैं। एंड दे आर कंडक्टेड एंड मैनेज्ड बाय ईच एजुकेशन बोर्ड। यहाँ पे बहुत सारे एजुकेशन बोर्ड्स होते हैं, जैसे कि CBSE, CHSC, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ बोर्ड्स हैं, ICSE। दे डू नॉट टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ सारा एग्जाम्स नहीं होता, और उनका सिलेबस भी अलग होता है, टाइम भी अलग होता है। द एग्जामिनेशन आर जनरली हेल्ड इन द मंथ ऑफ February एंड मार्च। ये सारे एग्जाम नॉर्मली होता है February मार्च में, एंड रिजल्ट आउट होते हैं May जून में। स्टूडेंट्स हैव टू अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन इन नवंबर। इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है नवंबर से, जिसके साथ पर्सनल डिटेल्स, सब्जेक्ट, करंट एजुकेशनल स्टेटस एंड एडमिट कार्ड प्रिस्क्राइब किया जाता है। एग्जामिनेशन हॉल आर रिसीव्ड एट द नोटिफाइड सेल और देयर रेस्पेक्टिव स्कूल अबाउट 20 से 25 डेज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम। एग्जाम होने से पहले जब अनाउंसमेंट हो गया इस दिन एग्जाम है, उसका 20-25 दिन पहले आपको क्या मिल जाता है, रेस्पेक्टिव स्कूल्स को या फिर कॉलेजेस में क्या आ जाता है, आपके एडमिट कार्ड्स आ जाते हैं, जो +2 बेसिस पे होते हैं, ठीक है, +2 और 10th के। एग्जामिनेशन आर ऑफर्ड फॉर वेरियस फील्ड, बहुत सारे होते हैं और वेरियस सब्जेक्ट्स पे होते हैं, साइंस, मैथ, सोशल स्टडीज़, रीजनल, फॉरेन लैंग्वेज। एंड SSC के लिए ये है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सोशल स्टडीज़, बेसिक कंप्यूटर साइंस, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, इकोनॉमिक्स फॉर HSC। स्टूडेंट्स फॉलो ए फिक्स पैटर्न इन चूजिंग द सब्जेक्ट। इसमें से बच्चे चूज कर सकते हैं सब्जेक्ट्स को। 6 सब्जेक्ट्स चूज करना मैंडेटरी होता है। सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, अभी सेंट्रल बोर्ड का देखते हैं, छोटा सा है। देखो जैसे हुआ था स्टेट बोर्ड का, यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड का होगा। ईच ऑफ द एग्जामिनेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली अक्रॉस द कंट्री। बिकॉज सेंट्रल बोर्ड बोला गया, तो सेंट्रल बोर्ड जो रूल फिक्स करता है, जो टाइम टेबल फिक्स करता है, उसी टाइम टेबल के साथ पूरे कंट्री में एट ए टाइम एग्जाम होते हैं। एंड इसके साथ इसका क्वेश्चन ना लीक हो जाए, इसका भी ध्यान दिया जाता है। सिक्योरिटी इज यूजुअली हाई, इसके लिए क्वेश्चन पेपर लीक ना हो जाए, इसलिए बहुत ही हाई सिक्योरिटी दिया जाता है बोर्ड्स में। एंड इसका जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द ओवरसीइंग बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो बोर्ड आपका नोडल बोर्ड्स बनते हैं, जिसके थ्रू डिफरेंट स्कूल्स में और भी कंडक्ट किए जाते हैं एजुकेशनल एग्जाम, तो उसके पास ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। द एग्जामिनेशन में इंक्लूड मल्टीपल सेट्स में क्वेश्चन आते हैं, A, B, C सेट में क्वेश्चन पेपर आते हैं एज वेल। द कैंडिडेट्स आर इशूड आइडेंटिफिकेशन पासेस इन एडवांस। इनके लिए आपका एडवांस में कैंडिडेट का आइडेंटिफिकेशन जो पासेस होते हैं या फिर एडमिट कार्ड पब्लिश होता है। एंड एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग ही जब एग्जाम हॉल में आप क्या करते हो, उसको शो करते हो स्टाफ के पास, देन आपको क्या किया जाता है, एंट्री करवाया जाता है एग्जाम हॉल में। द साइट इटसेल्फ मस्ट नॉट बी द सेम स्कूल। मतलब अभी देखो आपको एक जगह पे क्या बोला गया, यहाँ पे एडमिट कार्ड मिलेगा जो मेरा स्कूल है, बट आप एग्जाम देने जाओगे दूसरे स्कूल को, ऐसा सिस्टम था। फॉर द सेम रीजन द कैंडिडेट्स मे नॉट आइडेंटिफाई हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑन द आंसर सीट एक्सेप्ट विद द आइडेंटिटी मास्किंग नंबर। तो ऐसा भी होता है इसलिए कि कैंडिडेट्स अपनी कॉपी को भी पहचान नहीं पाते हैं, बिकॉज उनका एग्जाम दूसरे जगह पे होता है, ठीक है। एंड आइडेंटिटी मास्किंग नंबर से ही सब आइडेंटिफाई करते हैं। यूज ऑफ calculation aid other than logarithm tables which are provided by the examination center। logarithm tables नहीं दिया जाता, बट कैलकुलेशन एड्स के लिए आप कर सकते हो। एंड सेंटर इज प्रोहिबिटेड। अच्छा, जो सेंटर ऐसा मतलब कैलकुलेशन वाला एड देता है, लॉगरिथम टेबल जो पेपर वाला होता है वो दे सकते हैं, जो कैलकुलेशन बोर्ड पे होता है वो नहीं दे सकते, प्रोहिबिटेड है। द एग्जामिनेशन लास्ट ओवर 3 hours पर कोर्स। एक सब्जेक्ट के लिए 3 घंटे का टाइम रहता है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कुछ समझ आ रहा है क्या? अभी देखो फिर एंट्रेंस टेस्ट पढ़ोगे, फिर आगे चलेंगे। कुछ समझ आ रहा है? थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ। ये सुनो, यस मैम होगा एग्जाम में लिख सकते हो, सिर्फ 1 टाइम रीड करके जाना या फिर सुन के जाना वीडियो को, हो जाएगा। बिकॉज एट ए टाइम ऐसा है कि एग्जाम क्या होता है, उसमें कितना टाइम लगता है, एंड कौन से बोर्ड का एग्जाम है, कैसे कैसे रूल्स और इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इतना याद रखना है, ठीक है।
अभी देखो एंट्रांस टेस्ट करते हैं, ठीक है, ये लास्ट यूनिट का बहुत सारे क्वेश्चंस मैं दे चुकी हूँ। इसके बाद ना और एक आता है ऑनलाइन मोड एग्जामिनेशन। ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन को सीबीटी भी बोला जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी बोल सकते हो। तो ऐसा एक ही आंसर प्रिपेयर करना कि दोनों में हो जाए, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एग्जामिनेशन अगर बोले सेम ही आंसर आएगा, वैसा लिख देना। एंट्रांस टेस्ट क्या होता है ना, एंट्रांस एग्जामिनेशन इज एन एग्जामिनेशन दैट मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यूज टू, क्या कहते हैं, मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यूज टू सिलेक्ट द स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन। एंट्रांस के थ्रू हम क्या करते हैं कि एजुकेशनल पर्पस में एग्जामिनेशन लिया जाता है, उसके बाद बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है एंड उस सिलेक्शन के बेसिस पे उनको एडमिशन दिया जाता है कोई यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में। These exams may be administered at any level of education, कोई भी levels of education में हो सकता है, from primary to higher education, although they are more common at higher levels। मतलब ये चीज़ प्राइमरी से हायर लेवल तक कहीं पे भी हो सकता है, बट एंट्रांस एग्जाम स्पेशली कहाँ पे होता है, हायर लेवल्स में ही होता है, ठीक है। इन इंडिया एंट्रांस एग्जामिनेशन आर चीपली कन्फाइंड टू मेडिसिन्स, मतलब मेडिसिन्स मतलब आपके जो होते हैं मेडिकल्स में, ठीक है, मेडिसिन्स गलती से लिखा हुआ है, मेडिसिन्स ना लिख के आप लिखना मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में, ठीक है। दीज रेंज फ्रॉम दी बिट्स पिलानी एडमिशन टेस्ट, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन होता है डिफरेंट टाइप ऑफ पढ़ाई के लिए। सो एक टेस्ट का नाम दिया गया बिट्स पिलानी एडमिशन टेस्ट एंड IIT JEE, where only 1 in 100 can hope to get admission to state level entrance, which are many and varied। तो देखो यहाँ पे बोला गया कि ये रेंज कर रहा है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम दी बिट्स पिलानी एडमिशन टेस्ट IIT JEE है, जहाँ पे मतलब अगर 100 बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उसमें से एक को चांस मिलता है एडमिशन लेने का स्टेट लेवल्स में। एंड और भी स्टेट लेवल्स का तो बहुत ही सारा वैसा एग्जाम है जहाँ पे वेराइटीज के वेज में एंट्रांस टेस्ट होते हैं। द स्टीप कंपटीशन, मतलब ये जो डिफिकल्ट हार्ड वाला कंपटीशन होता है जिसकी वजह से ऐसे भी सिचुएशन आते हैं कि मेनी सिचुएशन क्रिएट हो जाते, मेनी स्टूडेंट्स नेग्लेक्ट देयर स्कूल स्टडीज़। इसके वजह से डर के बहुत बच्चे स्कूल स्टडीज़ छोड़ देते, फोकस उनका क्या रहता है, स्कूल स्टडीज़ छोड़ दिए, स्कूल्स नहीं जाते, ओनली कोचिंग सेंटर्स जाते हैं। एंड टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव भी होता है कोचिंग सेंटर्स, जहाँ पे जाके स्टेट्स एंट्रांस के लिए प्रिपेयर होते रहते हैं हमेशा। तो बेस एडमिशन ऑन द स्कूल लिविंग मार्क्स व्हिच अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉन टू रिलायबल। तो इसके वजह से क्या हुआ कि स्कूल्स के लिए जो मार्क चाहिए, मतलब नॉर्मली एक जगह पे एंट्रांस तो क्लियर कर दिए बट आपका एडमिशन के लिए कुछ तो मिनिमम मार्क्स चाहिए ना आपका स्कूल लेवल्स का भी, तो वो वहाँ तक पहुँचता नहीं है, जिसके वजह से भी पॉइंट्स कट जाते हैं। एंड एक्सपर्ट्स पॉइंट आउट दैट इन ए कंट्री वेयर द मेनी डिफरेंट बोर्ड्स आर प्रेजेंट, जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट बोर्ड्स है जस्ट लाइक आवर कंट्री, इन आवर कंट्री, ठीक है, कॉमन एंट्रेंस आर एसेंशियल, इसलिए कॉमन एंट्रेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट एप्लीकेशन स्किल्स रेदर देन क्रैमिंग, मतलब देखो स्किल्स का यूज करना, अप्लाई करना इंपॉर्टेंट होता है, क्रैमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। हम क्रैमिंग को ज़्यादा फोकस कर देते कभी कभी, ठीक है, क्रैमिंग को ज़्यादा फोकस कर देते तो उसको अवॉइड करके स्किल्स को अप्लाई करना सीखो। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन आर एसेंशियल, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जा रहा है डे बाय डे, सो हमें क्या करना है, थोड़ा सा सडन चेंजेस बोला गया ना, फ्रीक्वेंट चेंजेस करना चाहिए। एंड स्टैंडर्ड टेक्स्ट स्टैंडर्ड पैटर्न अलोन विल फेवर द कोचिंग इंडस्ट्री एंड द रोल लर्नर्स। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या है, अगर हम लोग एंट्रांस लेवल को स्टैंडर्ड लेवल में नहीं लेके आए सो ओनली कोचिंग लेवल्स में ही क्या होगा, बढ़ावा होगा, बच्चे वहाँ ही जाते रहेंगे एंड टाइम कंज्यूम करते रहेंगे, एक्सपेंसिव चीज़ों को लेते रहेंगे, पढ़ेंगे कम एंड एंगेज हो जाएंगे उसी चीज़ों में, जिसकी वजह से उनका स्कूलिंग का जो पीरियड है वो भी खराब होगा। एंड प्लस कोचिंग इंडस्ट्री जैसा बढ़ते जाएगा, कोचिंग का ही से वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। स्टेट एंड नेशनल अचीवमेंट सर्वे, बहुत सारे सर्वे होता है, उसमें क्या क्या होता है, कौन से क्लासेस में करते हैं, देखो नॉर्मली क्लास 3, 5 एंड 8 में NEP 2020 के अकॉर्डिंग, NEP 2020 है ना, उसके अकॉर्डिंग भी बोला गया ये सर्वे होता है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो उसके अकॉर्डिंग क्लास 3, 5 एंड 8, स्पेशली 7, 8, पहले के टाइम पे 7 था, अभी है 8, उसमें क्लासेस में मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज का टेस्ट किया जाता है, वो होता है मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स और स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। उसके बेसिस पे जो बच्चे अच्छे करते हैं उनको क्या किया जाता है कि उनको कुछ जैसे सपोर्ट दिया जाएगा, जस्ट लाइक स्कॉलरशिप अमाउंट दिया जाएगा, या फिर आपका जो मिनिमम अमाउंट होते हैं ना स्टाइपेंड के, वो प्रोवाइड किया जाता है, अदरवाइज कुछ प्राइजेस भी दिए जाते हैं। तो इंडिया हैज़ मेड ए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन, बहुत ज़्यादा ही इन्वेस्ट करता है एजुकेशन में। द गवर्नमेंट्स फ्लेक्सिव प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने नेतृत्व लेकर आगे बढ़ाया था वो होता है सर्व शिक्षा अभियान।
ठीक है, इज डिजाइन टू एंश्योर, क्या एंश्योर करना चाहता है ना, सर्व शिक्षा अभियान बोलना चाहता है कि आपको इक्विटी समता के साथ, दैट इज समानता बोलने से इक्वालिटी होता है, समता, समता मतलब जिसको सेम रिसोर्सेस मिले, सारे बच्चों को सेम रिसोर्सेस, सम मटेरियल, सेम एक्सेस, सेम क्वालिटी, सबको मिले, यही चेक करना। द नेशन नाउ नीड्स रिलायबल इंफॉर्मेशन, नेशन को क्या चाहिए, बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट स्टूडेंट्स अचीवमेंट इन ऑर्डर टू जज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड। सो हम जैसे क्वालिटी जज कर सके कि एजुकेशन में कैसा क्वालिटीज बच्चों को दिया जा रहा है, कौन सा बेटर है, उसको जज करने के लिए ये चाहिए। द हिस्ट्री ऑफ NAS मतलब आपका हो गया क्या, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, कैरीड आउट एज ए पार्ट ऑफ SSA, तो ये बोल रहा है SSA का ये एक पार्ट है। NAS aims to collect reliable information about the achievement levels of the students. Government schools and government aided elementary schools में बच्चे कितना आगे बढ़ गए हैं या बढ़ रहे हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कौन करता है, NAS कलेक्ट करता है। इन 2000 NCERT's NAS प्रोग्राम, NCERT का जो NAS प्रोग्राम हुआ था was incorporated into SSA प्रोग्राम, SSA प्रोग्राम के साथ इसको जोड़ दिया गया। एंड द प्लान वाज टू कैरी आउट 3 NAS साइकिल, ठीक है, 3 साइकिल्स बनाए गए एंड 3 ग्रेड्स के लिए, क्लास 3, क्लास 5 एंड क्लास 8। 7 8 नहीं बोलना, आज का NEP के अकॉर्डिंग क्लास 8 है, ठीक है, पुराने बुक्स में 7 गिवन है। ऑल 3 क्लासेस आर टेस्टेड इन मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज, ये 3 क्लासेस को हम क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे, मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज। क्लास 5 को स्टूडेंट्स आर ऑल्सो टेस्टेड इन द एनवायरमेंटल स्टडीज। क्लास 7 और 8 कंप्लीट द टेस्ट इन साइंस एंड सोशल साइंस, ठीक है। एंड बेसलाइन अचीवमेंट सर्वे जो बैश होता है, एक होता है नैश, एक होता है बैश, तो बैश क्या करता है 2001 टू 2004 में, ये किसके साथ आया था ना, मिड टर्म अचीवमेंट सर्वे, मिड टर्म अचीवमेंट सर्वे, ठीक है, अचीवमेंट सर्वे, मिड टर्म अचीवमेंट सर्वे आया था 2005 टू 2008 में, ठीक है। एंड ये दोनों क्या करे थे, एक्सपीरियंस गेन थ्रू द इनिशियल 2 साइकिल्स मेड वैल्यू ऑफ द NAS क्लियर। देखो NAS के अंडर पे और भी 2 साइकिल्स बने, टोटल बने 3 साइकिल, एक बना बेसलाइन अचीवमेंट सर्वे, दूसरा बना मिड टर्म अचीवमेंट सर्वे, तीसरा बना नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो नेशनल हाईएस्ट है, उसके अंदर 2 बने बेसलाइन और मिड टर्म, ये दोनों मिलके काम कर रहे थे एंड इनिशियल 2 साइकिल्स को इन्होंने कंप्लीट किया NAS के लिए। And the surveys were made an ongoing feature of the national education system. तो national education system को ये आगे लेके जाएगा। To mark this shift from standard alone survey, देखो एक सर्वे से इन्होंने continuously achievement and terminal achievement survey तक पहुंचा दिया। देखो पहले क्या बोला, पहले NASH बोला एंड NASH में 2 पार्ट आया, एक है बैश, ठीक है, एक है मैश। इसके बाद लास्ट में कौन आएगा, लास्ट में आया टैश, ठीक है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, बेसलाइन अचीवमेंट सर्वे, मिड टर्म अचीवमेंट सर्वे, टर्मिनल अचीवमेंट सर्वे। तो ये हो गया साइकिल 3 का कंप्लीट। तो नैश के अंदर 3 है, बैश मैश टेस्ट, ठीक है, इसके थ्रू टीचर्स को भी हेल्प मिला प्लस पॉलिसी मेकर्स को भी हेल्प मिला कि बच्चों के अचीवमेंट के लिए और क्या चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को मॉडिफाई करना चाहिए, कौन से एरिया को चेंज करना है या रिड्यूस करना है। रेगुलर इंटरवल में अभी ये चीज़ चलता है जिसके थ्रू डाटा कलेक्ट होता है SSA के अंडर पे एंड एजुकेशन को हम रिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, जितना ज़रूरत पड़ा उसके अकॉर्डिंग रिफॉर्म हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। अभी देखो नेक्स्ट, दिस वन इज़ द कोचिंग क्लासेस। कोचिंग क्लासेस मतलब हम ना कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा कोचिंग क्लासेस का यूज़ करते हैं आज के टाइम पे, सो उसको लिखना है। तो एक वर्ड आता है मैनेज ऑफ द कोचिंग सेंटर्स। अभी आज के टाइम पे ना पता है, मतलब कोचिंग सेंटर्स डे बाय डे इतना इंक्रीज हुआ है, ट्यूशंस, कोचिंग सेंटर्स एंड ट्यूशन हु आर नॉट गुड एट स्टडीज, मतलब ये सारा बहुत सारा कोचिंग सेंटर्स एंड ट्यूशंस तो ओपन हो गए, बट ये उतना क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, ठीक है। बट nowadays number of tuition and coaching centers have cropped up all over the city where the crowds of 1000 students can be seen। मतलब ऐसे भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो कि नामी दामी है और बहुत सारे एरिया में बढ़ चुके हैं जहाँ पे क्राउड्स, भीड़ बहुत जम जाता है इन बच्चों का, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन कॉलेज हैव वेरी लो अटेंडेंस, इसके वजह से आजकल बच्चों का अटेंडेंस भी कम रहा है कॉलेजेस में। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू देयर कॉलेज इन द मॉर्निंग स्टूडेंट प्रेफर टू गो दिस कोचिंग सेंटर, मतलब वो बच्चे कहाँ नहीं जाना पसंद कर रहे, कॉलेज जाना पसंद नहीं कर रहे, इस कोचिंग सेंटर्स को भाग रहे। इट ऑल्सो डिप्राइव्स देम
ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विच इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोइंग टीनेजर्स। तो टीनेजर्स के लिए जितना चाहिए था आगे बढ़ने का वो सभी ये बंद कर दे रहे क्योंकि ये कोचिंग सेंटर्स में ही जाके लिमिटेड करवा दे रहे। इन मोस्ट ऑफ द कोचिंग सेंटर्स ट्यूटर्स आर गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स। जितने भी ट्यूटर्स है ना ज़्यादातर तो गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स होते हैं एंड दे टीच वेल एट कोचिंग सेंटर्स बट डू नॉट टीच इन द कॉलेजेस। ठीक है, वो सिर्फ क्या करते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी गेन करने के लिए गवर्नमेंट से, वो गवर्नमेंट में भी प्रेजेंट है एंड बट गवर्नमेंट का पढ़ाते नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाते नहीं है, वो डायरेक्ट ट्यूशंस के लिए बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, कोचिंग के लिए अट्रैक्ट करते हैं एंड कवर करते हैं कोचिंग में क्या हाफ पोर्शन, मतलब पढ़ाते वहाँ पे अच्छा है बट फिर भी वो इतना धीरे स्लो पढ़ाएंगे कि पोर्शन भी कंप्लीट नहीं होगा। दीज टीचर्स आर प्लेइंग विद द करियर ऑफ द स्टूडेंट्स, करियर के साथ खेल रहे हैं एंड एट दिस टीचिंग मैथडोलॉजी डिप्राइव्स देम ऑफ गेनिंग एक्स्ट्रा नॉलेज। तो इसमें क्या हो गया, टीचिंग मैथडोलॉजी भी वीक रह गया जिसकी वजह से बच्चे गेन भी नहीं कर पा रहे प्रॉपर इंफॉर्मेशंस। When these students from coaching center get admission in the universities, जब इन बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में चांस मिलता है, they face many problems because of being addicted to ready-made notes, because इनको हमेशा नोट्स मिल जाता है तो इनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। The authorities concerned should seriously ponder over the issue। इसी इशू को मतलब एक बड़ा सा इशू बन गया है, बैन कर दिया गया है, इस वजह से बहुत सारे ट्यूशंस को, कोचिंग सेंटर्स को एंड प्रमोट किया जा रहा है एकेडमिक एक्टिविटीज़ को कॉलेजेस में, स्कूल्स में, बेटर फ्यूचर जनरेशंस के लिए। अभी हाउ टू टैकल द मीनेस ऑफ कोचिंग सेंटर, कैसे आप करोगे, टैकल कैसे करोगे, क्योंकि ना हमेशा कॉल आते रहता है कि हमारे पास पढ़ो, हमारे पास पढ़ो, कैसे करोगे। द मशरूमिंग ऑफ द प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स, मशरूमिंग जानते हो कि एवर वे से ही, मतलब एवरग्रीन होता है जो, या फिर ऑलवेज जो ग्रोइंग होता है, जितना काटोगे उतना बढ़ेगा। सो ये ना ऑल ओवर द कंट्री ऐसे ही बढ़ते जा रहा है एंड put the future of the conventional education system in schools and colleges and varsities, मतलब universities in danger। मतलब अभी हमारा जो सिस्टम पहले से चला आ रहा था उसको डेंजर में डाल दे रहा है ये सारे प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स। इट सीम्स दैट स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स जस्ट कांट डू एनीथिंग विदाउट द क्रचेस ऑफ द प्राइवेट ट्यूशन। अगर वो ट्यूशंस नहीं डालेंगे तब भी बहुत प्रॉब्लम है, अगर डाल भी दिए तो फिर भी कुछ कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। The worst thing that has happened because of the proliferation of the coaching center, ऐसे जो ग्रो करे ना कोचिंग सेंटर्स, तो ये कैसे पता है, मतलब जस्ट लाइक toadstools is a kind of apprehension and inferiority complex among those reluctant to resort to the guidance provided by the coaching classes। So हम ऐसे inferior जो अमाउंट है, मतलब कोचिंग क्लासेस तो हो रहे हैं, मैक्सिमम कोचिंग क्लासेस में अगर डायरेक्टली पढ़ाई होता तो अलग चीज़ था, जब पढ़ाई प्रॉपर नहीं होता है तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम लोग गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं बट बच्चों को इन्फीरियर कम्प्लेक्स दे रहे कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे किसी के गाइडेंस के बिना, वो ऑलवेज नीड करेंगे गाइडेंस गाइडेंस गाइडेंस। एंड देयर वॉज ए टाइम नॉट लॉन्ग एगो, ऐसा भी टाइम का अभाव नहीं होगा जब ऐसा होगा कि व्हेन पेरेंट्स हैड टू मीट द प्रिंसिपल्स एंड हेड टीचर्स एंड कन्विंस देम टू ग्रांट परमिशन फॉर द प्राइवेट ट्यूशन। ऐसा भी टाइम आएगा जब इतना वेस्ट हो जाएगा, बच्चे वेस्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे कि पेरेंट्स खुद जाके प्रिंसिपल से बात करेगा, कि टीचर से बात करेगा कि हमारे बच्चों को परमिशन दे दीजिए प्राइवेट ट्यूशंस के लिए। एंड इट यूज टू बी अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द स्कूल अथॉरिटीज़। आज के टाइम पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन चुका है प्राइवेट ट्यूशंस। एंड इन अदर वर्ड्स द टीचिंग एट स्कूल्स वाज नॉट गुड एनफ। अगर अदर वर्ड्स में देखो कि जितना तो प्राइवेट स्कूल्स में अच्छा हो रहा है बट उतना अच्छा हम लोग स्कूल्स में नहीं पढ़ा रहे, कॉजिंग स्टूडेंट्स हैव टू ए प्राइवेट टीचर। इसलिए हमें प्राइवेट टीचर्स चाहिए विद द रेगुलर स्टडीज़ इन स्कूल। मतलब अगर स्कूल में अच्छा पढ़ाई चले तो उसके साथ किसी का थोड़ा सा हेल्प लो तो आपका पढ़ाई खुद ही हो जाना चाहिए था, बट आप दोनों जगह पढ़ रहे हो, दैट मीन्स किसी ना किसी में प्रॉब्लम है। द कैंकर ऑफ द कोचिंग क्लासेस हैज स्प्रेड फार एंड वाइड। अभी अगर उसका जड़ बोलोगे या ब्रांचेस बोलोगे, बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अनदर टॉपिक दैट इज अ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। छोटा सा पॉइंट है, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ते जा रहा है। कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज एन एग्जामिनेशन वेयर द कैंडिडेट आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेड्स। कम्पिटिटिव बोला गया ना, उनके ग्रेड्स के अकॉर्डिंग वो रैंक लेके आते हैं। एंड इफ द एग्जामिनेशन इज ओपन फॉर एन पोजिशन, मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को बोला गया, एंड पोजिशन तक कोई भी रैंक रख सकते हो, प्लेस रख सकते हो एक लाइन पे। अगर 10 स्टूडेंट्स हैं उनका प्लेस तो पहले डिसाइड होगा ना, तो कुछ एग्जाम देने के बाद रैंक रखते हैं। तो ये है कि रैंक में पहले 5 को ही हम लेंगे, तो पहले 5 को ही हम सिलेक्ट करें। देखो ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है, उसके बाद के ये रिजेक्ट हो गए, ठीक है।
सो ऐसा चीज़ भी होता है, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में किए जाते हैं कि बच्चे यूनिवर्सिटीज़ के लिए रेडी हो रहे हैं एग्जामिनेशन दे के, एंड कॉलेज एडमिशन के लिए भी रेडी हो रहे हैं, सेकेंडरी स्कूल्स के लिए रेडी हो रहे हैं। अनदर टाइप्स आर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जहाँ पे भी पोजीशन रिक्वायर्ड होता है जॉब करने के लिए एवरी सेक्टर्स में, पब्लिक सेक्टर्स में। द यूएस फॉरेन सर्विस एग्जाम एंड द यूनाइटेड नेशन कंपटीशन और कम्पिटेटिव एग्जाम, ऐसे भी कुछ कुछ एग्जाम्स है। कम्पिटेटिव एग्जाम्स आर कंसिडर्ड एज इगालिटेरियन वे ऑफ चूजिंग वोट दी एप्लीकेंट्स, मतलब ये एक भास्ट थिंग है जिसके थ्रू हम चूज कर सकते हैं कि हमें कौन सा एप्लीकेंट्स चाहिए या कौन सा बच्चा चाहिए उसके नॉलेज के बेसिस पे, एंड उसी बेसिस पे उनको हम पढ़ाएंगे। प्लस उनको पढ़ाने में कोई मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगेगा, बिकॉज वो खुद से ही पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। इट इज़ सरप्राइजिंग दैट ड्यूरिंग 14 years ऑफ स्कूल स्टडीज, 14 साल का जो स्कूल स्टडीज होता है, वी आर नेवर टॉट हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली, हमें पढ़ाया ही नहीं जाता कि हमें कैसे पढ़ने से इफेक्टिवली हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। एवरी डे न्यू रिसर्च इज बीइंग कंडक्टेड ऑन एजुकेशन, एवरी डे अभी भी चल रहा है, हर दिन टीचिंग स्किल्स के ऊपर, लर्निंग मेथड्स के ऊपर, स्पेसिफिक वेज के ऊपर, नोट टेकिंग, टेस्ट, बुक रीडिंग, मेमोराइजिंग वर्ड आ गया, सॉरी, मेमोराइजिंग, इफेक्टिव रिविंग, ये सारी चीज़ों में हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फंबल हो गया, सॉरी, बहुत टाइम से पढ़ा रहे थे, फंबल हो गया। मेमोराइज करना है मतलब रोड लर्निंग, तो ये सब नहीं करके कैसे ऑथेंटिक वे से पढ़ाई करें ये कोई नहीं बोलता, एंड इसमें अभी चेंजेस भी आ रहे हैं। एंड वी ऑफर यू 12 साइंटिफिक स्टडी स्किल्स दैट कैन हेल्प यू गेट योर शॉर्ट सक्सेस इन एनी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम। अभी तक साइंटिफिक स्टडी तो 12 आ चुके हैं जो कि ऑफर करते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, कैसे सीखोगे और आगे बढ़ोगे। अच्छा बोलो, कुछ समझ आ रहा है? थोड़ा सा क्वेश्चन आता है कि राइट अबाउट ऑनलाइन एग्जामिनेशन। सो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो गया, सीबीटी हो गया, सबके लिए आंसर सेम है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है क्या, देखो, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम इज वेब बेस्ड, पूरा एप्लीकेशन बेस्ड होता है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जहाँ पे लिंक आपको गिवन होगा, उस लिंक के थ्रू आपको जाना है, सॉफ्टवेयर कुछ होंगे। द ऑनलाइन एग्जाम सॉफ्टवेयर विल प्रोवाइड ए वेब एप्लीकेशन थ्रू व्हिच स्टूडेंट्स अपीयर इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेम वे एज ट्रेडिशनली। जैसे आप ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन पेपर पेंसिल वाला देते हो या पेपर पेन वाला देते हो, वैसा ही एग्जामिनेशन है, बट यहाँ पे पेन पेपर यूज नहीं होगा, उसको रिप्लेस किया गया कंप्यूटर एंड लैपटॉप एंड टैबलेट्स के थ्रू। ठीक है, in such an exam system you can create a question and add them to the exam। आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो एंड उसमें एग्जाम का आंसर मतलब क्वेश्चन का आंसर पुट करके सबमिट भी कर सकते हो। इसमें क्या होता है, एक यू कैन चूज बिटवीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फ्री टेक्स्ट क्वेश्चन। फ्री टेक्स्ट क्वेश्चन होता है जहाँ पे आपको बाउंड नहीं होगा कुछ भी लिखने के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन के बेसिस पे लिख सकते हैं। द स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड विद ए लिंक, पहले आपको प्रोवाइड किया जाएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का लिंक, आप साइन अप करेंगे, फिर दे कैन गिव द एग्जाम, आप क्या कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। दे सी द रिजल्ट्स इमीडिएटली आफ्टर वर्ड्स। पेन पेपर टेस्ट हुआ तो उसको चेक करने के लिए टाइम लगता है, बट इसके लिए टाइम नहीं लगता, आफ्टर एग्जामिनेशन आपको टाइम मिल जाता है, मतलब इमीडिएटली वो रिजल्ट शो कर देता है। एंड आप इवेलुएट भी कर सकते हैं, की पॉइंट्स दे सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स है वो जान सकते हैं, उसका सोल्यूशन भी दिया रहता है। एग्जाम ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज एन असेसमेंट दैट यूजेस द इंटरनेट कनेक्शन एंड इन इट्स प्रोसेसेस, अपने काम के लिए वो इंटरनेट का यूज करता है। इंडिविजुअल एंड स्टूडेंट्स मस्ट साइन इन और एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर और वेब लिंक बाय एंटरिंग देयर यूजर नेम एंड पासवर्ड, अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड देके वो एंटर करेंगे, एंड देन दे चूज द कोर्स, कौन से कोर्स में उनको एग्जाम देना है, टेस्ट देना है, और टेस्ट होगा उसको चूज करेंगे, देन क्वेश्चंस के आंसर्स बच्चे देंगे जो क्वेश्चन स्क्रीन में शो होंगे। आफ्टर द एग्जामिनेशन द स्टूडेंट्स टेकिंग द एग्जाम मस्ट क्लिक ऑन द सबमिट बटन, जैसे हो गया एग्जाम तो सबमिट बटन में बच्चे क्लिक करेंगे, जो भी एप्लीकेंट है वो क्लिक करेगा, एंड दैट वुड रिक्वायर फिनिशिंग द एग्जाम प्रोसेस। इसके बाद एग्जामिनेशन प्रोसेस फिनिश किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देखो ऑब्जेक्टिव्स है टू प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट टूल फॉर द इंस्टीट्यूट टू कंडक्ट इंटरनल एग्जामिनेशन। तो ये डिटेल्ड वे से किसी चीज़ को आकलन करने के लिए एक टूल है, मतलब असेसमेंट टूल है, जिसके थ्रू हम इंटरनल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। थ्रू ऑनलाइन एग्जामिनेशन वी कैन सेव टाइम एक्सपेंडिंग बिटवीन द पेपर रिजल्ट, पेपर एंड रिजल्ट के अंदर हम लोग फंस जाते थे पहले के टाइम पे, तो उसको हम कम कर सकते हैं, जितना टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता था वो सॉल्व हो जाएगा। द मेन आइडिया बिहाइंड द डेवलपिंग दिस प्रोजेक्ट इज
प्रोजेक्ट को डेवलप करने के पीछे का जो आइडिया है वो बहुत ही फास्ट वे है, मतलब ये फास्ट वे रिजल्ट्स देता है और इंटरनेट का यूज़ करके देता है, तो जल्दी जल्दी हो जाता है। थ्रू द हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के थ्रू ये पर्सन कैन रजिस्टर फ्री एंड टेक द टेस्ट फॉर चेकिंग हिज हर एबिलिटी। मतलब हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को रीचेक तो हम कर सकते हैं, बट बच्चे खुद को एसेस कर सकते हैं कि ये चेक करके कि उनका एबिलिटी एक टॉपिक पे कितना है, ठीक है। द टाइम विल बी लिमिटेड फॉर एवरी क्वेश्चन और लिमिटेड टू एवरी क्वेश्चन। आपको गिवन होगा एक क्वेश्चन को आपको 30 सेकंड में करना है, तो यहाँ पे टाइमर और स्टॉप वॉच चलते जाएगा हमेशा। दिस प्रोजेक्ट विल एनेबल एजुकेशन टू कंडक्ट द टेस्ट एंड हैव ऑटोमेटेड द चेकिंग। देखो आंसर पहले से ही फिक्स्ड होगा, मतलब फिक्स्ड एक हमने स्टैंडर्ड आंसर को फिक्स किया होगा, बच्चे जैसा रिस्पॉन्स देंगे उस बेसिस पे जल्दी जल्दी स्टैंडर्ड आंसर्स के साथ कंप्यूटर ही मैचिंग करवा देगा। रैंडम टेस्ट क्वेश्चन विल बी जनरेटेड, आप चाहो तो रैंडम क्वेश्चंस भी सिलेक्ट कर सकते हो या जनरेट कर सकते हो इसमें, एंड दैट नो मैच ऑफ एनी क्वेश्चन विथ एनी स्टूडेंट एंड मतलब आप चाहो तो हर एक बच्चे से हर एक बच्चे का क्वेश्चंस भी अलग होगा। देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट विल बी टेक्स्ट टाइप, सेकंड विल बी द इमेज और ग्राफ टाइप। 2 टाइप के आते हैं सीबीटी में, एक देखना ग्राफ होगा, पिक्चर होगा, उसके बेसिस पे आता है, या फिर टेक्स्ट बेसिस पे सिर्फ लिखा हुआ रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस होगा, आप सिलेक्ट करोगे। दिस सिस्टम इज एन ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट कैन बी यूज टू टेक द एग्जाम ऑनलाइन, गेट एन इंस्टेंट रिजल्ट। आप एग्जाम दे दिए एंड इंस्टेंट रिजल्ट मिल गया, ऐसा है ये। उसके बाद एडमिन मॉड्यूल लीड्स टू एडमिन डैशबोर्ड। यहाँ पे एडमिन के लिए भी काम होता है, जो एडमिन होते हैं वो उनको एडमिन डैशबोर्ड में रखा गया है, जिसके बेसिस पे वो एसेस कर सकते हैं, जो भी अनऑथराइज्ड होगा उसको उस पर्सन को आउट कर सकते हैं, ऑथराइज्ड पर्सन को इन करेंगे। द एडमिन डैशबोर्ड विल अलाउ एडमिन, देखो ओनली एडमिन डैशबोर्ड एडमिन को ही अलाउ करेगा कि तुम न्यू क्वेश्चंस बना सकते हो, एंड अलोंग विद द 4 ऑप्शन एंड 1 राइट आंसर। द एडमिन और टीचर, यहाँ पे एडमिन कौन है, टीचर्स है, हम हैं। सेट द टाइम, मिनट्स में होगा, फॉर एवरी सब्जेक्ट एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो नाउ व्हेनेवर द यूजर रजिस्टर, जब यूजर आया खुद का पासवर्ड से वो रजिस्टर कर रहा है, लॉग इन कर रहा है यूजर नेम एंड पासवर्ड से, उसके बाद टारगेटेड क्वेश्चन उसके स्क्रीन में आएंगे, उसको आंसर देना पड़ेगा। द मेन एम ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज, इस मेन एम क्या है इस सॉफ्टवेयर का, कि कॉलेज एंड स्कूल में क्या करना, पेपरलेस सिस्टम में बच्चों को पढ़ाना। ड्यू टू द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, बिकॉज देयर विल not be used any single paper in this kind of examination। तो इस काइंड में कोई भी एक सिंगल पेपर का यूज नहीं होता, इसलिए इसको यूज किया गया। एंड टाइम कंज्यूम कम्प्लेक्सिटी, टू कंज्यूम द टाइम कम्प्लेक्सिटी, ये जो बहुत ज़्यादा टाइम चला जा रहा था पेपर पेन में, उससे बच जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रिड्यूसेस द एग्जाम एंजाइटी, ये एग्जाम एंजाइटी को कम करता है। एंड टेस्ट टेकर्स एज दे कैन टेक एग्जाम एट एनी टाइम, कभी भी एग्जाम कंडक्ट कर सकता है एंड कोइंसाइड्स कर सकते विद देयर प्रीफर्ड स्लीप, मतलब अपना टाइम के अकॉर्डिंग उनके हिसाब से बच्चों को वो गाइड कर सकता है, बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। चीटिंग इसमें हो भी नहीं सकता है, ठीक है। इज देखो चीटिंग अमॉन्ग द टेस्ट टेकर इन द एग्जामिनेशन हॉल इज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ पेन पेपर एग्जामिनेशन। सबसे ज़्यादा पेन पेपर एग्जामिनेशन में क्या होता है, बुराई ये है कि चीटिंग बहुत ज़्यादा होता है, एक दूसरे का देख लेते हैं, बट इसमें होता ही नहीं है। सॉफ्टवेयर ऐसा है जो चीटिंग करने भी नहीं देता। The examination managing department has started preparing the computer-based test to instill their lost faith in the method of conducting an evaluation. Evaluation में जो issues आ रहे थे, मूल्यांकन के लिए जो विधि प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, जिसमें भरोसा सबका चला गया था, अभी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के थ्रू उसको हम मैनेज कर सकते हैं। दस ऑनलाइन एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर बनाया गया एंड टू प्रोवाइड ईजी टू यूज द सॉफ्टवेयर, सबके लिए ये सॉफ्टवेयर ईजी बनाया गया। पर्पस क्या है, द मेन पर्पस ऑफ द सिस्टम इज टू डेवलप एग्जामिनेशन पेपर बेस्ड टू वेब बेस्ड। हम लोग पेपर बेस्ड से मूव करके अभी वेब बेस्ड में आ गए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम में आ गए। इसका मेन डोमेन है नॉलेज को चेक करना एंड कंसर्न सब्जेक्ट के बेसिस पे टेक्नोलॉजी का यूज करके। थ्रू दिस सॉफ्टवेयर वी विल प्रोवाइड ए फुल्ली कस्टमाइज्ड, मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग उनको लिंक दे रहे, वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग पासवर्ड का यूज करके कर सकते, एग्जाम दे सकते हैं एंड ईजी टू यूज होता है फॉर स्टूडेंट्स। दिस सॉफ्टवेयर इज एन ऑटोमेटेड सिस्टम, ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, फंक्शनल होता है, वर्किंग होता है, इफेक्टिव भी है, टाइम सेविंग है एज वेल एज कॉस्ट सेविंग है, पैसे भी कम लगते हैं। टू कंडक्ट फॉर एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन द मैनुअल सिस्टम इन ए यूनिवर्सिटी इज ए वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अगर मैं बोलूँ कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन को यूनिवर्सिटी में आप मैनुअल फॉर्म में कंडक्ट करो तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, जिसमें लॉन्ग टाइप आंसर्स ऑलवेज हम लोग अगर टेस्ट करना चाहिए मतलब चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं होगा। एमसीक्यूज बेस्ड ही ज़्यादातर हो जाते हैं या सिंगल लाइन वाले ज़्यादातर हो जाते हैं।
स्कोप क्या है? ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज डेवलप्ड फॉर द एजुकेशनल फॉर एन इंस्टीट्यूट like college, schools, private institution to conduct the logic test of their students and employees on a regular basis. रेगुलर बेसिस पे ये बच्चों का, एम्प्लॉयज़ का अगर टेस्ट लेना चाहते हैं, कुछ लॉजिकल टेस्ट, तो ये पॉसिबल है. द मैथडोलॉजी ऑफ द सिस्टम इज क्लियर. इसका मैथडोलॉजी पूरा क्लियर होता है. एंड दैट रिजल्ट इन द कंप्लीट एंड प्रॉपर वर्किंग ऑफ द सिस्टम फ्रॉम रिक्वायरमेंट्स अचीव. जब तक ये रिक्वायरमेंट अचीव नहीं करता तब तक ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है. इट कंटेन्स द वर्किंग मॉडल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम. इसके अंदर ऑलरेडी आपने वर्किंग मॉडल को भी फिक्स किया है, जिसके थ्रू बच्चे बहुत इजीली सीक्वेंशियल स्टेप्स में मॉडल को फॉलो करके डेवलप कर सकते हैं अपने सिस्टम्स को. एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो इसका फीचर्स पैरामीटर्स बहुत जल्दी से डेवलप किया गया है, जिसके थ्रू बच्चों को एक एक करके आपको क्वेश्चन नहीं बताना पड़ता. आप जैसे सेट करोगे प्रोग्राम को, उस अकॉर्डिंग बच्चे एग्जाम दे सकेंगे. ठीक है, लास्ट वन. हाँ, लास्ट वन थोड़ा सा बस ये सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी है, ये पॉइंट पढ़ लेना, इतना है. इसको फिर स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा गया है, स्टेटमेंट वाला भी दिया है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, बस वो आप डिफरेंस याद रख लो, हो जाएगा. सब्जेक्टिविटी मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चंस में आते हैं, बड़े पॉइंट्स में आता है, बड़ा डोमेन, बड़ा पॉइंट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, इसको चेक करने के लिए. अगर छोटे छोटे पॉइंट्स में किसी को जज करना चाहते हो तो वो ऑब्जेक्टिव्स होता है. तो बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एविडेंस, फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, एविडेंस के ऊपर डिपेंड करता है. सब्जेक्टिव ये क्या होता है? पर्सनल ओपिनियन, फीलिंग्स, एक्सपीरियंस. देखो सब्जेक्टिव बोला गया मतलब लेंथी, ऑब्जेक्टिव बोला गया शॉर्ट. तो शॉर्ट में एग्जैक्ट बोला जाएगा कि तुम एक पॉइंट में बोलो, तो एक पॉइंट मतलब फैक्ट्स हो गया, एविडेंस हो गया. छोटे छोटे पॉइंट्स में डायरेक्ट बोला रहता है. यहाँ पे अपना ओपिनियन, फीलिंग्स, एक्सपीरियंस सब देना रहता है. यहाँ पे क्या है ना, ऑब्जेक्टिव में वेरीफाइबल मतलब एविडेंस चाहिए, तो वेरीफाइड वाला एविडेंस चाहिए जो करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए. एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, सारे बच्चों से, सारे पर्सन से, मतलब पर्सन के जो ओपिनियन है ना, उससे ये क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे एंड फिक्स रहेंगे. बट ये क्या है पता है, सब्जेक्टिव टाइप, ये सबको लेके चलता है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू लेता है, कंसेप्ट बताता है एंड उसको डिटेल्ड करते रहता है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. अप्लाइज टू एक्सटर्नल रियलिटी. हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव में जो रियलिटी में है, बाहर से जो दिख रहा है एविडेंसेस के बेसिस पे, उसको अप्लाई करते हैं. बट सब्जेक्टिविटी में आप कभी अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी देते हो, जो आपने देखा, समझा, इंटरप्रेट किया, एक्सप्लेन किया, उसको ले जाते हो. ऑब्जेक्टिविटी में और क्या है, कैन बी मेजर्ड एंड क्वांटिफाइड. इसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं एंड क्वांटिटी में अमाउंट दे सकते हैं. बट ये डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई होता है. सब्जेक्टिव है ना, बड़ा, किसी को आपका पॉइंट्स अच्छा लगा तो वो फुल मार्क्स दे देगा, किसी को अच्छा नहीं लगा तो कम देगा. फिर क्या है, प्रोवाइड्स ए स्टैंडर्डाइज्ड व्यू पॉइंट. ये आपको स्टैंडर्डाइज्ड व्यू पॉइंट देता है, स्टैंडर्ड वाला व्यू पॉइंट देता है. बट ये आपको ना वेरिएशन देता है. सारे इंडिविजुअल अपने अकॉर्डिंग आंसर्स लिखते हैं लॉन्ग टाइम. मैंने क्या बोला, इस पॉइंट से फिर से लेके आते हैं कि दैट इज न्यूट्रलिटी के पॉइंट से. ये स्टैंडर्डाइज्ड व्यू पॉइंट है, ये आपको वेरिएशन दिखाता है. ये न्यूट्रलिटी दिखाता है, ये एम्स फॉर न्यूट्रलिटी है. एंड इम्पार्शियलिटी, पार्शियलिटी नहीं दिखाता, बिकॉज ऑब्जेक्टिव है, सबका आंसर सेम हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है, बट एक छोटे छोटे पॉइंट्स में होगा. बट ये बायसनेस दिखाता है कि मुझे आपका पॉइंट्स अच्छा लगा तो मैं आपको फुल मार्क्स देती हूँ, और किसी का हैंडराइटिंग खराब है तो उसको मार्क्स नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है. फैक्चुअल क्लेम्स कैन बी प्रूवन और डिसप्रूवन. फैक्चुअल जो नॉलेज होता है वो मे बी प्रूव हुआ है या तो नहीं हुआ है, एविडेंसेस हो सकता है नहीं भी. एंड सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन एंड डिफरिंग व्यू पॉइंट्स. इसके जो व्यू पॉइंट्स होते हैं, इंटरप्रिटेशन होते हैं, वो अलग अलग होते हैं. एम्फसाइजेस ऑब्जेक्टिविटी एंड रिलायबिलिटी. ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिविटी मतलब छोटे छोटे उद्देश्य के ऊपर, जो एग्जैक्टली क्वेश्चन में चाहिए छोटा पॉइंट्स, उसके ऊपर डिपेंड करता है. एंड कितना यूजफुल है, रिलायबल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. बट ये डिपेंड करता है सब्जेक्टिविटी एंड ऑथेंटिसिटी, मतलब आप कितना ऑथेंटिक प्रॉपर रिजल्ट देते हो. एंड सब्जेक्टिविटी होता है, विषय से संबंधित होता है, उतना देखता है. सपोर्ट्स एविडेंस बेस्ड, बिकॉज ये छोटा है तो एविडेंस बेस्ड रीजनिंग होता है. बट ये इंट्रोस्पेक्शन मतलब आपको ना और ज़्यादा बड़ा करके डिफरेंट एंगल्स से सोच के लिखने के लिए बोलता है, सेल्फ एक्सप्रेशन देने के लिए बोलता है. कॉमनली यूज इन साइंटिफिक रिसर्च, इसको साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ कर सकते हो. कॉमनली यूज इन आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव इंडियावर्स, मतलब आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव चीज़ों में यूज़ कर सकते हो. इसको साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इतना चीज़ है. इसके बाद सेम पॉइंट्स ही हैं, उसको बस लाइंस में लिखा गया है. ठीक है, सेम पॉइंट्स हैं. एडवांटेज दोगे, 2-3 एडवांटेज दोगे, बस हो जाएगा. डिसएडवांटेज, एडवांटेज. ठीक है, इतना गिवन है.
कौन सा बेटर है अगर किसी ने पूछा तो ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा बेटर होता है, बिकॉज एविडेंस के साथ प्रूवन होते हैं। सब्जेक्टिविटी को खुद से इंट्रोस्पेक्शन करके थोड़ा टाइम लगा के करना पड़ता है, तो सब्जेक्टिविटी टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। सो ये लो, आपका मैक्सिमम टॉपिक जो यूनिट 5 के इतना टाइम से बोल रहे थे वो सारा कंप्लीट हो गया। जितना दिया गया उतना बस पढ़ लो, यूट्यूब में मैं दे रही हूँ इसको। एंड पूरा पूरा पेपर का एक हम लोग कर लेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टिव्स भी दे दूंगी। इतने क्वेश्चंस को 1 to 10 सिर्फ रिवाइज कर लो, देखो आपको मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा। 40 मार्क्स से 40 मार्क्स अटेंड कर लोगे आप लोग आराम से। सो होपफुली इतना समझ आया हो। Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.